अस्सलाम वालेकुम मेरे लोग में खुशामदीद। मैं अशर आलम एक बार दोबारा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जो इंटरव्यू की सीरीज़ है उसके साथ आपके साथ मौजूद हूँ। और डेफिनेटली आप अब तक तो जान ही चुके होंगे कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से मुसलसल इंटरव्यूज़ करने का मकसद यही है कि अगर कोई मिसलीडिंग फैक्टर्स हैं, कुछ ओवर रेटिंग है किसी चीज़ में, तो उसके बारे में वही शख्स वही पाकिस्तानी ओरिजिन जो उस पर्टिकुलर मुल्क में बैठा होगा जहाँ हम इंटरव्यू कर रहे होंगे, वो उसमें मज़ीद क्लैरिटी दे सकता है। आज जी डबल इम्पैक्ट का ये चैनल इस इंटरव्यू में आपको डबल इम्पैक्ट मिलेगा। उसका डबल इम्पैक्ट ये है कि एक तो ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी है और एक ज़बरदस्त न्यूज़ एंकर जिनको आप जानते भी हैं, मीडिया पर्सन। और बात कर रहा हूँ मैं नीलम असलम की। नीलम, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम अशर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बिल्कुल आज मैं खुद आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस इंटरव्यू क्योंकि अशर आलम इसको होस्ट कर रहे हैं। पहले भी मैंने आपके चैनल को इंटरव्यू दिया है लेकिन उस वक्त आप की एक और होस्ट ने किया था, तो इस बार इसमें डिफरेंट क्या है ये मैं जानना चाहती हूँ और यकीनन ओवरसीज पाकिस्तानियों की भी बात करेंगे और पाकिस्तान की भी बात करेंगे। बहुत ज़बरदस्त। इस नाचीज़ को अपना कीमती वक़्त दिया, ये मेरे लिए एज़ाज़ की बात है। हम आपके काम की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। अच्छा नीलम, 2021 में नीलम ने पाकिस्तान क्यों छोड़ दिया? पहला सवाल। 2021 में लाइक मैंने 2012 में या 2011 कह लें उसमें पाकिस्तान के मीडिया में आई थी। हुँ, मास कॉम भी साथ ही कर रही थी और सेकंड सेमेस्टर में थी अपने मास्टर्स के पंजाब यूनिवर्सिटी में। उसी वक्त मैंने सिटी 42 से इंटर्नशिप शुरू कर दी थी। सितंबर 2021 तक मैं पाकिस्तान के डिफरेंट चैनल्स में किसी ना किसी तरह से किसी ना किसी कैपेसिटी में मोस्टली एज हुँ, न्यूज़ एंकर एसोसिएटेड रही और मीडिया में काम करती रही। 2021 में मेरे अंदर बहुत ज़्यादा बेचैनी आना शुरू हो गई थी। तो काफ़ी सालों से रही थी। अ, हुँ, उसका रीज़न मेरी पर्सनल भी एक पर्सनल लाइफ़ होती है या एक पर्सनैलिटी होती है आपकी जिसमें हुँ, आप एक जमूद जब आता है, कोई भी चीज़ हुँ, मोनोटोनस होती है या आपको लगता है कि अब हुँ, आप नई चीज़ आज नहीं सीख रहे। आज आप जब ऑफ़िस आए, आपने कोई नया सवाल नहीं सीखा, कोई नई इन्फॉर्मेशन नहीं सीखी, तो कुछ लोग बेचैन हो जाते हैं उस वक़्त में। तो मैं उन लोगों में से एक हूँ, तो एक बेचैनी का ये आलम था। दूसरा उस वक़्त पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स थी, वो कुछ ऐसी हो गई थी कि जिनको गवर्नमेंट पे लाने के लिए कोशिशें की जा रही थी, वो पार्टी गवर्नमेंट में आ चुकी थी। उनका मीडिया की तरफ कोई रुझान नहीं था। मीडिया में बिल्कुल एक ऐसा लगता था कि न्यूज़ चैनल्स भी अब एक थोड़े से ड्रामा चैनल्स या एंटरटेनमेंट चैनल्स हो गए हैं। कोई एक वो कॉज़, कोई एक मिशन जिससे हम खबर देते थे, वो नज़र नहीं आ रहा था। हुँ, तो मैंने सोच और फिर सोशल इश्यूज़ को मैं बहुत ज़्यादा फ़ील करती थी। जब मैं आप खबरें पढ़ते हैं तो हुँ, उनका कहीं न कहीं आप पे इम्पैक्ट आता है। तो जब नूर मुकद्दम इशू या इस तरह के जब ख़वातीन से रिलेटेड इशू आते थे या जिसमें अवाम की फ़लाह या अवाम का जो इशू होता था उसको प्रोमिनेंस मिलने की बात होती थी, तो मेन स्ट्रीम मीडिया उसको इग्नोर करता था। वही फवाद हुँ, चौधरी ने ये कह दिया, इमरान खान ने ये कह दिया, ऑपोज़िशन ने ये कह दिया, उन खबरों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती थी। तो मैं सोचती थी कि मैं तो अपनी ज़िंदगी में बचपन से एक मकसद इंसान का होता है ना कि लोगों के लिए कुछ करना है, लोगों की फलाह के लिए कुछ करना है। अब हम मीडिया में आ गए हैं जी, हम तो अब फोर्थ पिलर हैं स्टेट का, अब तो हम सोसाइटी में चेंज ला सकते हैं। तो वो चेंज किधर है? मैं तो वो चेंज ला ही नहीं पा रही। मैं तो अपने न्यूज़ प्रोड्यूसर को या अपने डायरेक्टर न्यूज़ को ये नहीं कन्विंस कर पा रही कि हमें फ़ॉलो अप स्टोरीज़ करनी है नूर मुकद्दम केस के ऊपर, उसको हुँ, इश्यू को उठाते रहना है। मतलब एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ हुँ, एक। तो वो चेंज कहाँ कहीं खो गया था। तो मैंने सोचा कि चलो बाहर जाते हैं, थोड़ा-सा पढ़ते हैं और थोड़ा-सा हुँ, आप ब्रीथिंग स्पेस लेते हो, जो भी आप काम कर रहे होते हो और वापस आके आप फिर से रेस में शामिल हो हुँ, जाते हो। तो वो मैंने अपनी डिग्री की यहाँ पे लंदन में स्वास यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से हुँ, डेवलपमेंट स्टडीज़ में। और हुँ, वो भी उसमें भी सोशल इश्यूज़ और ह्यूमैनिटेरियन जो फ़ील्ड है उसी को पढ़ा और उसके बाद इरादा था कि वापस जाऊँगी, लेकिन फिर सोचा उस वक़्त फिर पाकिस्तान के हालात आपको पता है 9th मई के बाद फिर क्या हुए, 2022 के बाद। हुँ, तो वो फिर थोड़ा-सा मीडिया को जिस तरह से कंट्रोल किया गया, हाइजैक किया गया, पहले भी हमेशा हर दौर में रहा है, मैं ये नहीं कह रही कि पहले बड़ा कोई आज़ाद था। लेकिन हुँ, एक ऐसे एक विज़िबली आपको लगना शुरू हो गया था कि मीडिया अब बिल्कुल हाइजैक्ड है। अब मीडिया पे आप साँस भी उनकी मर्ज़ी से लोगे। हुँ, पहले चलो सवाल हुँ, उनकी मर्ज़ी से करते थे, अब आहें भी उनकी मर्ज़ी की भरोगे। तो वो हुँ, फिर सोचा कि अभी एक्सप्लोर करती हूँ थोड़ा-सा लंदन को। हुँ। सही है। और अभी आप हम इब्तिदा में बताना ही भूल गए, आप लंदन में मौजूद हैं। जी, जी। चलें, आपने पाकिस्तान आने से पहले जो करियर हमने उस पे बात करनी थी, ज़ाहिर बात है आप उन चंद नोटिसेबल फीमेल एंकर्स में थे
जिनको हर बड़े प्लेटफॉर्म पे काम करने का मौका भी मिला और उन्होंने बड़ा खूब निभाया। क्या समझती हैं आपके काम करते हुए 2011-12 के बाद से ले 2021 तक इस 10-12 साल के करियर में आपने तो बहुत जान मारी। न्यूज़ मीडिया का कोई डार्क साइड था कि जो आप चाहती थीं उस तरीके से आपकी ग्रोथ नहीं हो सकी? अ, देखिए, मैं अनग्रेटफुल भी नहीं होना चाहती, और मैं ये भी समझती हूँ कि ग्रोथ की और सक्सेस की हर किसी के लिए डिफरेंट डेफिनेशन होती है। मैं एक ऐसी घर से आई थी जहाँ पे पूरे ख़ानदान में कोई मीडिया में नहीं था। लड़कियों का हुँ, मीडिया में दूर-दूर तक कोई ताल्लुक नहीं था, लड़कों का कोई ताल्लुक नहीं था। तो अगर मैं अपनी हुँ, पर्सनल लाइफ़ की ग्रोथ देखूँ, क्योंकि मैं इस चीज़ की बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूँ कि मैं बैठ के अशर आलम से अपनी सक्सेस नहीं कंपेयर करूँगी। मैं हुँ, हामिद मीर से अपनी सक्सेस कंपेयर नहीं करूँगी। मैं जिस जगह से आई उसमें मैं अपने रिसोर्सेज़ में, अपनी पोटेंशियल में, अपने हालात और सिचुएशन के मुताबिक जो कुछ कर सकती थी। एक इंसान का कहते हैं ना कि इंसान का काम है कोशिश हुँ, करना, बाकी फैसला अल्लाह पे छोड़ देना चाहिए। उसमें मैंने आई थिंक मैक्सिमम हुँ, उन हालात, उन रिसोर्सेज़ में, उन हुँ, अपॉर्च्युनिटीज़ के साथ मैक्सिमम ग्रोथ की। पाकिस्तान में न्यूज़ पढ़ना, जिस चैनल में आप सोचते हो जा सकते हो, उस चैनल में जाना। और जब मैंने आगाज़ किया था उस वक़्त सिर्फ़ 4-5 न्यूज़ चैनल्स थे, और जब मैंने हुँ, मीडिया छोड़ा तो अब बेतहाशा दर्जनों न्यूज़ चैनल्स हैं। तो उन 4-5 में से अ, उनकी बड़ी स्क्रीन्स पे बैठना, उनमें बड़े-बड़े सीनियर्स के साथ काम करना, ज़िंदगी के हवाले से बहुत कुछ सिखाया, दुनिया को हुँ, फेस करने के हवाले से बहुत कुछ सिखाया। तो मैं हुँ, ये अनग्रेटफुल नहीं हो सकती कि वो ग्रोथ मैं नहीं। हाँ, कुछ अपॉर्च्युनिटीज़ जो मुझे ऐसा लगता था कि जितनी मैं मेहनत या जिस डायरेक्शन में कर रही थी या जो मैं कर हुँ, सकती थी, वो अपॉर्च्युनिटीज़ मेरे हिस्से में आई या नहीं आई, वो एक एक तो अल्लाह फ़ैसला करता है कि अल्लाह ने आपको क्या देना है या नहीं। दूसरा एक इंसान हुँ, फ़ैसला करते हैं कि उन्होंने किसको हुँ, क्या देना है या नहीं। तो अल्लाह तो मेरे हक़ में सारे फ़ैसले कर रहा था, और मैं भी अपनी हुँ, इस्तिताअत के मुताबिक जो मेहनत कर सकती थी, हुँ। कर रही थी। लेकिन वो जो बंदों ने जिस तरह से फ़ैसले किए, वो मेरे करियर पे ज़रूर उन्होंने इम्पैक्ट किया है। हाँ, मैं इस वजह से भी कह रहा हूँ ना, देखिए एक आप एक आम एंकर नहीं थी, आप ज़्यादा नोटिस होती थी अपने स्टाइल की वजह से, अपने तलफ़्फ़ुज़ की वजह से, अपने इंटेलेक्ट की वजह से, अपने सवालात की वजह से, और एक्स्ट्रा मेहनत ये होती थी। मुझे आज भी आपका वो पैकेज या एज़ लाइव या जो भी था, चुबुर्जी वाला जो था, मुझे आज भी याद है कि वो आप जिस तरह अपनी जान हथेली पे रख के एक न्यूज़ चैनल के लिए लोगों की आगाही के लिए रिपोर्ट कर रही थी जब ऑरेंज लाइन का ट्रैक बन रहा था। जिसने अपनी जान से लेके जान भी रिस्क पे डाली हो, वक़्त दिया हो, फैमिली को ना देखा हो, तो 10, 11, 12 साल में तो आपको मतलब आप आसमा शिराज़ी से भी ऊपर कहीं चले जाना चाहिए था। तो इस मीडिया ने आपको मतलब क्या बैरियर था? आपकी फ्रेटर्निटी के जो आस-पास के लोग होते थे, वो बैरियर होते हैं? कोई ना नज़र आने वाला सिस्टम है, जो ख़ास लोगों को एक ख़ास टियर में ही रखता है, वो प्रॉब्लम है या कोई और वजह है? अच्छा, अशर, इसमें 2-3 फैक्टर्स हैं। एक तो फैक्टर ये है कि कोई भी फ़ील्ड हो, बिलख़ुसूस मीडिया की फ़ील्ड, कि अगर आपकी नेटवर्किंग स्किल्स बेहतर नहीं है। अब नेटवर्किंग में भी 2 चीज़ें आ जाती हैं। मैं जिन कलीग्स हुँ, के साथ काम कर रही हूँ, अपने सीनियर से सीख रही हूँ और उनसे पूछ रही हूँ कि क्या मुझे बेहतर करना चाहिए? क्या मेरा ये सवाल ठीक था? क्या मेरा ये एज़ लाइव ये रिपोर्ट ठीक थी? हुँ, वो वाली नेटवर्किंग मेरी पूरी थी। फिर आप हुँ, अपने जो हेड्स होते हैं मैनेजमेंट, उनसे आप सीखते हो या फीडबैक लेते हो काम के लिहाज से कि क्या हुँ, हम बेहतर कर सकते हैं या क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है। हुँ, वो नेटवर्किंग स्किल भी मेरी ठीक थी। इसके हुँ, अलावा जो नेटवर्किंग होती है, एक्स्ट्रा हुँ। करिकुलर का मैं उसको इन्वर्टेड कॉमर्स में मुझे अंदाज़ा है वो, आई एम सॉरी अगर उसको खुल के कहा जाए, वो जो बिला वजह चापलूसी वाली जो एक वो जी, होती जी, है। वो मेरी जी। नेटवर्किंग बिल्कुल सिफ़र थी, वो मेरी पर्सनैलिटी ही हुँ, नहीं है। मैं हुँ, कोशिश भी नहीं की, और कोशिश करती तो भी बुरी तरह फ्लॉप हो जाती, क्योंकि वो फ़ेशियल एक्सप्रेशन से ही पता चल जाता कि जो चीज़ नहीं है वो मैं अपनी पर्सनैलिटी में नहीं। एक फैक्टर ये था। दूसरा फैक्टर ये था कि जब आप अच्छे न्यूज़ एंकर होते हैं, मुझे नहीं पता आप मुझसे एग्री करेंगे या नहीं करेंगे, तो करियर तो आपने न्यूज़ से ही स्टार्ट करना होता है। तो हुँ, जब भी कोई प्रोग्रामिंग में जाने की अपॉर्च्युनिटी आती है या आपकी वो 1 लेवल अप समझा जाता है। मैं तो ख़ैर अब
इस लेवल पे पहुंच चुकी हूँ मेच्योरिटी में कि मैं समझती हूँ कि न्यूज़ एंकरिंग भी अगर आप बेस्ट कर रहे हो तो वो लेवल अप ही है। ज़रूरी नहीं कि प्रोग्राम करके आपका लेवल अप हो, कुछ लोगों का लेवल डाउन हो जाता है प्रोग्रामिंग में जाने के बाद। लेकिन उस वक़्त जब हम नौजवान थे अब तो बाल सफ़ेद हो चुके हैं, तो यही सोचते हो कि ये लेवल अप। तो अच्छे न्यूज़ एंकर को कभी भी रिलीज़ नहीं किया जाता। कोशिश यही की जा जब अगर उसकी नेटवर्किंग भी अच्छी ना हो, कि ये तो हमें न्यूज़ में चाहिए, ब्रेकिंग्स भी सँभाल लेता है, ट्रांसमिशंस भी सँभाल लेता है, इसकी हमें ज़रूरत है। एक्स, वाई, ज़ी या ए, बी, सी या डी, ई, एफ को ले लें, उनका हमें न्यूज़ में कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, ना ही वो पंक्चुअल है, ना ही वो डिसिप्लिन है उनमें, ना ही वो हमें किसी ब्रेकिंग को सँभाल सकते हैं, तो उनको रिलीज़ कर दो। वो ले जाए प्रोग्रामिंग अगर तो न्यूज़ और प्रोग्रामिंग डिपार्टमेंट्स की भी अक्सर एक आपको पता है कि एक रिफ्ट होती है। तो ये जो अच्छा न्यूज़ एंकर होना होता है ना, ये आपके लिए मसला बन जाता है, ये आपकी डिफरेंट अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं जब बन पाती हैं इसके लिए। एक चीज और, इतने चैनल्स में सिटी नेटवर्क से लेके फिर समा, फिर जियो, फिर जीएनएन, यानी कि तमाम बड़े चैनल्स के लिए आपने काम किया, सबसे बेहतर माहौल किस चैनल में लगा आपको और सबसे वर्स्ट कहाँ लगा? अ, मुझे सबसे बेहतर माहौल मैं ये कहूँगी कि समा टीवी में लगा था और उसके बाद जीएनएन में लगा। मैंने नियो टीवी में भी बहुत महदूद अरसे के लिए काम किया, वहाँ का भी माहौल अच्छा था। वहाँ के डायरेक्टर न्यूज़ उस्मान साहब थे, आप भी जानते हैं उनको। जी जी जी। वहाँ का उस्मान माहौल साहब भी उन लोगों में से हैं जो लोगों को मौका देते थे। बिल्कुल। तो हम्म। ये 3 चैनल्स का माहौल बहुत अच्छा था। इसके अलावा मैंने एआरवाई में भी एक महदूद अरसे के लिए काम किया, जितना काम मैंने जियो में किया, उतना ही वक़्त मैंने एआरवाई को भी दिया था। एक्सप्रेस में एक तवील अरसे तक काम किया। सबसे ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि जो माहौल मुझे पसंद नहीं आया, हो सकता है वो बेहतरीन हो और मुझ में कोई कमी हो या मैंने कुछ मिस हैंडल किया हो या मिसअंडरस्टैंड किया हो चीज़ों को, वो एक्सप्रेस न्यूज़ का माहौल था। जो कि मुझे उस दौर में पसंद नहीं आया था। 2013 में मैं एक्सप्रेस में थी और 2014 के कुछ महीने। उसमें एक तो आप पैशनेट होते हो, नए-नए मीडिया में आए होते हो, आपको लगता है कि बस आप मेहनत करोगे, आप काम करते जाओगे, तो आप आगे बढ़ते जाओगे। तो वहाँ मुझे पहली बार समझ आ गई थी कि मीडिया में मेहनत अपनी जगह है, काम अपनी जगह है, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, ये आपको बहुत दूर तक लेके जा सकती हैं, बड़ी आसानी से लेके जा सकती हैं, बहुत शॉर्टकट में लेके जा सकती हैं। तो वो वाले जब मैंने वहाँ पे एलिमेंट्स देखे थे, तो मेरे लिए डिसअपॉइंटिंग थे और मैंने इसीलिए बहुत डिसहर्ट होके उस वक़्त मीडिया छोड़ने का भी एक वक़्त में फ़ैसला किया था, जब मैं उस चैनल में थी। लेकिन ये कि फिर मैंने मुझे आज शुक्र करती हूँ कि उस वजह से एक हादसे की वजह से या किसी एक माहौल चैनल के माहौल की वजह से मैंने नहीं छोड़ा। आज मुझे नहीं पता एक्सप्रेस का बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस भी हैं लोगों के मेरे से जो पहले आए। मैं फिर ये कह रही हूँ कि मैं किसी पूरे चैनल को ब्लेम नहीं कर रही या मैं नहीं उस पे टैग नहीं लगा रही कि वो ऐसा है। लेकिन जिस माहौल में मैं जिस दौर में काम कर रही थी उस कुछ अरसे के लिए माहौल उसका ठीक मुझे नहीं लगा था। पाकिस्तान का जो न्यूज़ मीडिया है वो स्विच कर रहा है डिजिटल हुँ। मीडिया की तरफ। तो जो पहले से बड़े न्यूज़ चैनल्स हैं उसमें कौन सा ऐसा अब न्यूज़ डायरेक्टर आप समझती हैं कि उसमें इतनी एक तो सलाहियत थी कि वो लोगों को मौका दे कि वो इस तरीके इस शिफ्ट की तरफ आसानी जा सकें हुँ, और एक अच्छे तरीके से जा सकें, एक बेहतर हुँ। माहौल में और एक अच्छा शिफ्ट हो सके? सही। अच्छा अशर यहाँ पे थोड़ी-सा आंसर लंबा हो जाएगा लेकिन मैं आपको बताती हूँ शुरू से। मोहसिन नकवी के चैनल से जब मैंने स्टार्ट किया था तो वो उस वक़्त उनका एक ही चैनल होता था, सिटी 42 और बाकी चैनल्स लाने की वो प्लानिंग कर रहे थे। तो उस वक़्त उनका डायरेक्ट समझ लें कि उस वक़्त उस चैनल के डायरेक्टर न्यूज़ तो वो नहीं थे, ऑब्वियसली वो सीईओ थे, लेकिन चैनल के असल डायरेक्टर न्यूज़ वो ही थे। तो मैंने उनका माइंडसेट देखा था कि उनका माइंडसेट ऐसा है कि नए जो जर्नलिस्ट हैं उनको लाया जाए, उनको ट्रेन किया जाए, उनको बनाया जाए, उनको बड़ी-बड़ी अपॉर्च्युनिटीज़ दी जाएँ, जो उस दौर के लिहाज से, उस चैनल के लिहाज से बहुत बड़ी थी। तो उनका एक प्रोग्रेसिव माइंडसेट था। ठीक है कि उसमें चैनल की लिमिटेशंस थी। मैं फाइनेंशियल इश्यूज़ के बारे में नहीं जानती कि क्या थे, चैनल कितना उस वक़्त अर्न कर रहा था, कितना वो दे सकता था। सैलरी के इश्यूज़ ज़रूर थे, जो शायद आज दिन तक उनके चैनल में हैं। लेकिन एक माइंडसेट होता है लोगों को मौका देने का, निखारने का कि जाओ रिपोर्ट बना सकते हो, करो तो करो। लेकिन उसमें भी फिर एक एलिमेंट होता है उन उधर भी उन चैनल्स का भी कि फेवरेटिज़्म हर जगह एग्ज़िस्ट करता है। हर चैनल में, हर
डायरेक्टर न्यूज में शायद करता है, तो वो उस वक्त भी कर। उसके बाद मैंने नदीम रजा साहब के साथ काम किया, मैंने ARY में अमाद यूसुफ साहब जो हैं उनके साथ काम करने का मौका मिला, मैंने फाहद हुसैन के साथ काम किया, फरहान मलिक साहब के साथ काम किया। फिर जियो में जब मैं गई थी तो शाहिद हुसैन वहाँ पे थे, शाहिद शहजाद, हाँ। शाहिद शहजाद, सॉरी मैं माजरत चाहती हूँ इसके लिए। और फिर जब मैं GNN में वापस आई तो वहाँ पर भी इनाम साहब थे, उनसे पहले आतिफ फ़खर साहब थे, 92 में भी मुझे आतिफ फ़खर साहब के साथ दोबारा उस्मान साहब के साथ। तो आई थिंक मैं इनमें से जिसको बेस्ट जिनको करार दूंगी वो डेफिनेटली वो फरहान मलिक साहब हैं, वो और मेरे लिहाज से और उस्मान साहब हैं, जो अब 365 से हैं, मोहम्मद उस्मान साहब। उस दो रीजंस हैं उनकी, कि फरहान मलिक साहब के ऊपर भी लोग बड़े क्रिटिसाइज भी करते हैं कि वो फेवरेटिज्म भी करते हैं ये वो, लेकिन जिसको वो फिर निखारना चाहें, जिसको वो कुछ बनाना चाहें, तो वो फिर बना भी देते हैं उसको। और बाकी भी अपनी जगह बना लेते हैं, जिनके वो खिलाफ भी हों, अगर वो अच्छा काम कर रहे हो तो किसी ना किसी उनको भी मौका मिल जाता है। उनका एक प्रोग्रेसिव माइंड सेट था कि नया एक्सपेरिमेंट किया जाए। हम वो एक कि अगर 4 नाम फेमस हैं पूरे मीडिया में तो सिर्फ उनको ही बार बार मौका ना दिया जाए, 4 नए नाम निकाले जाए, 4 नए लोगों को मौका दिया जाए, फिर वो उनकी किस्मत है या जो भी कमिटमेंट है वो जैसे भी काम करे। तो एक प्रोग्रेसिव अप्रोच, मैं आपका जहां तक सवाल, उस्मान साहब का भी यही था कि वो पुरानों को भी रिस्पेक्ट देते थे, वो नए लोगों को भी टीम बनाना चाह रहे थे। मुझे उन्होंने बहुत काम की अपॉर्चुनिटीज दी। मुझे जब मैं चबुर्जी पे जाके, उस वक्त मैं नियो के लिए वो रिपोर्ट बनाई थी, चढ़ी हूँ या इस तरह की जो रिपोर्ट्स बना रही थी, मुझे मुकम्मल सपोर्ट थी, बैकिंग थी उस्मान साहब की उस वक्त, कि आप जाएं और आप जिस तरह से भी मेहनत से कोई भी रिपोर्ट बनाना चाहती हैं करें। जो उस वक्त नियो के रिसोर्सेज थे उसमें उन्होंने मुझे मुकम्मल आज़ादी दी थी। तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के लिहाज से तो इन दोनों पर्सनालिटीज को बेस्ट समझती हूँ। अच्छा, और दूसरा नीलम क्या समझती हैं, न्यूज़ मीडिया गो एंड गॉन, कहानी ख़त्म, टाइम टाइम फिश फिश, अब बस डिजिटल मीडिया होगा, या पाकिस्तानी मेन स्ट्रीम में कुछ, मतलब टीवी की बात कर रहा हूँ, ये बुलेटिन्स वगैरह, इसमें कुछ जान बची और ये कुछ अरसा रहेगी? मेरे ख्याल से न्यूज़ मीडिया ने खुद ही हिम्मत हार ली है, वरना अभी उनका वो कहते हैं ना कि अभी टाइम आया भी नहीं था, अभी जवाल आया भी नहीं था। उन्होंने पहले ही जवाल अपने ऊपर खुद खुद साख्ता तौर पर अपने आप को जवाल में भेजा। और सोशल मीडिया का जो है वो अब ज़माना आ रहा है या आ गया, लेकिन सोशल मीडिया का जो ज़माना है ना उसमें वो एक बिल्कुल लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए होता है। पॉडकास्ट का कल्चर है, अब शुरू किया सबने तो सभी शुरू कर रहे हैं पॉडकास्ट। इससे पहले वो पॉलिटिकल हैपनिंग्स का कल्चर था कि एक बंदा सामने बैठ के सारी जितने भी दिन की न्यूज़ हैं उसके ऊपर अपना एनालिसिस देता था, तो वो सारे ही शुरू हो गए थे। सोशल मीडिया पे जितनी जल्दी आप फेमस हो रहे हो उतनी ही जल्दी अगर आपका क्योंकि आप लोगों ने न्यूज़ PTI को छोड़ के, इमरान खान को छोड़ के, अब उनको ये जानना है कि रीमा खान कहाँ से आई थी, मीरा की शादी किससे रह गई थी होते होते। तो वो बहुत जल्दी अपना मिजाज चेंज कर रहा है, तो उसकी शॉर्ट लिव्ड है वो टाइम सारा। और नीलम मिजाज चेंज भी कर रहे हैं, तो आप वही वाली बात आपने खुद वो बात कर दी, आप बेहतर तरीके से इसको बयान भी कर रही हैं कि न्यूज़ मीडिया, मतलब अगर वो पॉडकास्ट भी कर रहा है उसका कोई डिजिटल, तो वो बिल्कुल इररेलेवेंट है जर्नलिस्टिक एथिक्स से, और वो जो एक इंटेलेक्ट होना चाहिए जर्नलिस्टिक, उससे बिल्कुल ही आ रही है। मतलब डकी भाई बनाना चाह रहे हैं न्यूज़ मीडिया को, क्या करना चाह रहे हैं? अशर, आप किसी ने रोका तो नहीं था इन न्यूज़ मीडिया को बड़ी बड़ी ट्रांस पहले ही कैसे लोगों को अट्रैक्ट करते थे कि अगर इलेक्शन हो रहा है तो इतनी बड़ी ट्रांसमिशन हो रही है कि मतलब 2 चैनल्स खड़े हो जाए, इतना बजट एक ट्रांसमिशन पे लगा दिया। रमजान ट्रांसमिशन हो रही है तो बहुत बड़ी बड़ी बजट उसके लिए मुख्तस किया जा रहा है। PSL हो रहा है तो बहुत बड़े लेवल पे, मैसिव लेवल पे ट्रांसमिशन हो रही है। न्यूज़ बुलेटिन हो रहे हैं तो एक एंकर को बाहर भेजा हुआ है, किसी रिपोर्टर को बाहर भेजा हुआ है, कोई नई स्टोरी, कोई एक्सक्लूसिव स्टोरी कि आज हमारा चैनल इस स्टोरी से आएगा, ठीक है बाकी चैनल्स जो भी दें। तो जब मेहनत हो रही थी तो लोग देख भी रहे थे। जब आप मेहनत नहीं करेंगे, जब आप लिमिटेड रिसोर्सेज करेंगे कि चलो 3 लाख वाला एंकर भी वही न्यूज़ पढ़ता है, 1 लाख वाला भी वही पढ़ेगा, 50,000 वाले भी वही पढ़ेगा,
आपने न्यूज़ प्रोड्यूसर जो रन डाउन प्रोड्यूसर्स होते हैं, अगर उनमें भी आप कॉम्प्रोमाइज़ करना शुरू कर दोगे कि यार वो तो 1.5 लाख लेता है तो हम 50,000 में नया बंदा ट्रेन करके रख लेते हैं। जब आप रिपोर्टर्स को में कॉम्प्रोमाइज़ करोगे कि इनके ये ज़्यादा पैसे डिमांड कर रहे हैं तो हमें तो नए लड़के मिल जाएँगे जिनको हम 2 महीने में रिपोर्टर बना देंगे, हर बंदा तो आजकल रिपोर्टर है। तो जब आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया अपने स्टैंडर्ड्स पे तो सोशल मीडिया ने स्पेस बनाई है, वरना पाकिस्तान में सोशल मीडिया की स्पेस इतनी जल्दी नहीं बननी थी। आज भी पाकिस्तान के लोग उस तरह से वो ओल्ड स्कूल है। वो सोचते हैं कि नहीं ये जो यूट्यूब से खबर आई है, अगर जो न्यूज़ सुनने वाले लोग हैं, मैं न्यूज़ चैनल्स की बात कर रही हूँ, ये ठीक नहीं है। देखते हैं पहले जियो ने क्या इस पे दिया है या समा या एआरवाई इस पे क्या कह रहा है, उसको वो क्रेडिबल समझते हैं। लेकिन खुद ही इन चैनल्स ने अपनी क्रेडिबिलिटी खो दी, जर्नलिस्ट ने अपनी क्रेडिबिलिटी खो दी। आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं, कोई इमरान रियाज खान को क्या कह रहा है, इमरान रियाज खान किसी को कह, तो इन सब ने अपनी इज्जत जो है ना वो खुद ही गवा दी है। सही। अच्छा, एक सवाल और फिर आपसे 2021 के बाद जो आपका बाहर की दुनिया का सफ़र है उसके बारे में सवाल करूँगा। किस हुकूमत के दौर में आपने जो 10-12 साल पाकिस्तानी न्यूज़ मीडिया में दिए हैं, किस हुकूमत के दौर में सबसे ज़्यादा मुश्किल दौर आपने देखा कि वो एडिटोरियल पॉलिसी प्लस एंकर ने क्या पूछना है, क्या नहीं पूछना, ओवरऑल ये डिक्टेट होने लग गई? वैसे तो ये हर गवर्नमेंट के साथ ही है और मुझे लगता है कि अभी हुँ, जो मौजूदा सेटअप है, ये सबसे हुँ, खौफनाक सेटअप है। सवाल पूछने का सवाल यहाँ हुँ, पे पहले वो न्यूज़ एंकर्स होते थे ना कि उनको आप डरा के कह देते थे कि नहीं, नहीं, नहीं हुँ, डायरेक्टर न्यूज़ ने मना कर दिया ये नहीं पूछना। आजकल हुँ, प्रोग्राम एंकर्स की भी उतनी ही वैल्यू हो गई है जितनी न्यूज़ एंकर्स की। प्रोग्राम एंकर्स भी अपनी मर्ज़ी पहले तो चलें किसी हुँ, एजेंडा बेस्ड प्रोग्राम्स करते थे तो हुँ, अब तो कोई करना भी चाहे खुल के बात तो वो नहीं कर सकता। आई थिंक इससे ज़्यादा मेरा नहीं ख्याल कि बुरा दौर था, लेकिन मैं जब लेकिन नहीं, अ, नीलम इससे बुरा ये पीटीआई दौर नहीं था। अगर काशिफ अब्बासी को अभी निकाला गया, एक बात है, जी, जी। वही जो बात है मैं सिर्फ डिक्टेशन आ की वजह से, तो पुराने दौर जी, जी, अच्छा, जी, जी। मैं सिर्फ आ रही थी कि पीटीआई का दौर हुँ, भी इससे मुख्तलिफ नहीं था। वो इस तरह से कि लोगों से जैसे हम तो न्यूज़ के लोग थे, हमसे ट्रांसमिशन भी इस वजह से ले ली जाती थी कि अगर मैंने कोई ट्रांसमिशन शुरू की या एक्स वाई ज़ी ने की, तो वो इमरान हुँ, खान के खिलाफ कोई सवाल पूछ लेगा। वो फवाद चौधरी ओए! से कोई सख्त सवाल पूछ लेगा। वो शहबाज गिल को नाराज़ कर देगा। तो इनको ट्रांसमिशन से भी हटा दो। वो वाले एंकर्स रखो जो सब अच्छा है की रिपोर्ट दें। तो पीटीआई का दौर भी मीडिया के लिहाज से मुख्तलिफ नहीं था। मैं उसी दौर में पाकिस्तान छोड़ के आई हूँ। मैं आज इमरान खान को बड़ा ओपनली सपोर्ट करती हूँ कि उनके साथ जो भी नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं, नहीं होना चाहिए, जेल भी काट ली, ये वो सारा वो उनको फुली। लेकिन जब 2021 में मैं पाकिस्तान के मीडिया से दिल हार के आई थी, उस वक़्त इमरान खान का दौर था और मुझे ये लगता था कि बस बंद कर दो सारे चैनल्स, एक ही दफ़ा सुबह से लेके शाम तक ये बस चला दिया करो। उस वक़्त एक पेज था ना एस्टेब्लिशमेंट का, मीडिया का और इमरान खान की पार्टी का, तो सब इतना अच्छा रहता था। मुझे लगता था कि शायद कोई दूध और शहद की नहरें बह रही हैं इस मुल्क में, कि हर वक़्त बस आपने कुछ गलत कहना ही नहीं है। बस आप ऑपोज़िशन की जलसे नहीं दिखा सकते थे, ऑपोज़िशन का एहतजाज नहीं दिखा सकते थे, मरियम नवाज़ का माइक बंद कर दो। अब सेम वही कहानी रिपीट हो रही है, बल्कि उससे ज़्यादा बदतरीन अंदाज़ में हो रही है, लेकिन उस दौर में भी बिल्कुल ऐसा ही हो रहा था। इमरान खान के दौर से ही सेंसरशिप और मीडिया को कंट्रोल करने का सिलसिला शुरू हो गया था। वो इमरान खान जो कि मीडिया के बलबूते पे हुकूमत में आए थे, उनके आने के बाद जितने मीडिया चैनल्स थे वो सब शेर हो गए थे कि हम तो इनको लाए हैं। इनको पता है इनसे हमारी बनी हुई है, 6-6 महीने लोगों को सैलरीज़ ना दो। गवर्नमेंट ने तो नहीं करना क्योंकि हम प्राइवेट सेक्टर में बैठे हैं। गवर्नमेंट का काम होता है कि मुल्क के सहाफ़ियों, प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, हर सेक्टर को देखे कि आप पूछें इनसे सवाल कि आप चैनल चला क्यों रहे हो अगर आपके पास अपने वर्कर को देने के लिए सैलरीज नहीं है। 6 महीने हो गए हैं, वो किस तरह से आ रहे हैं, वो किस तरह से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। बंद करो ये डब्बे, क्यों खोलने में है, इनका क्या फायदा है। जाओ डिजिटल बना लो, जिसने जिन जो वर्कर है वो भी जाके कोई और काम करें, कर सकते हैं तो करें, नहीं तो कोई और काम सीखें। क्यों 6 महीने, 3 महीने, 4 महीने सैलरीज। तो वो इमरान खान के दौर में कोई मीडिया के हवाले से सच नहीं होता था। अभी मुझे मौजूदा नहीं पता, अभी भी यही सुनती हूँ कि 3-3 महीने कुछ चैनल्स में सैलरीज नहीं आ रही। तो मुझे नहीं उनके कयाम का मकसद समझ आता कि अगर आप अपने बेसिक अब तो वर्कर्स नीलम की बड़े-बड़े चैनल्स ऑफ़र कर रहे हैं, बड़े-बड़े नाम कि जी 30,000 में जी एंकर को सैलरी ऑफ़र कर रहे हैं और मिनिस्टरों के चैनल हैं।
तो हालात तो ये हो गए हैं बस न्यूज़ मीडिया के। इसी से जुड़ा हुआ सवाल थोड़ा सा तो तल्ख है, बस फिर अरशद उम्मीद है आप आप ये इसका। शुरू कर देना, आप भी फिर बैठ के ये देखा करें कि एक बड़े साहब एक बड़े चैनल के डिजिटल नेट सेटअप पे बैठे हुए थे। उनको भी एक वक्त में पैराशूटर, मैं तो उनको एंकर समझती हूँ, अगर आप कहेंगे तो मैं तो नाम भी ले लूंगी। वो बैठ भट्टी की के बात कर रही अपने हैं आप? मैं मुबशिर लुकमान साहब की बात कर रही हूँ। वो बैठ के ओह अच्छा अपने अच्छा अच्छा, हाँ तो हाँ। वो बैठ के, मैं आपसे मजे की बात, पूरी पाकिस्तानी जो मासूम पाकिस्तानी है वो समझता होगा है बहुत बड़ा सहाफी है। वो बड़ा सहाफी जो है वो बैठ के डिस्कस कर रहा है कि सैफ अली खान और करीना कपूर की डाइवोर्स कब होगी। 3 हाय। एस्ट्रोलॉजर्स उसने बिठाए हुए हैं और 3 एस्ट्रोलॉजर्स जो है वो बैठ के ये डिस्कस कर रहे हैं कि मुझे तो लग रहा है कि इनकी होने वाली है डाइवोर्स। हाँ दूसरा कह रहा है कि जल्दी हाँ। हो जाएगी। तीसरी बंदी एस्ट्रोलॉजर कह रही है कि नहीं, अभी थोड़ा सा टाइम है, करीना कहीं और इंटरेस्टेड है, सैफ ये है। लाइक जस्ट इमेजिन कि किस तरह का कंटेंट और किस लेवल का सहाफी, जिसको पाकिस्तान का मीडिया समझता है, वो बैठ के ये चीजें डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, कोई पाए का सहाफ़ी जिसको आप समझती हो न्यूट्रल हो या एटलीस्ट नियर टू न्यूट्रल हो अपने करियर में रिसेंट पास्ट में, कोई तज्जियाकार, कोई बड़ा सहाफ़ी, वड्डा सहाफ़ी जिसे हमारे यहाँ कहते हैं, हम्म। कोई कुछ है? सहाफी हैं, मैं कुछ का नाम ले सकती हूँ क्योंकि एक तो नहीं है, बहुत सारे लोग अच्छा काम कर रहे हैं अभी। अगर आप जो नए मतलब एक तो दौर है ना, हामिद मीर साहब और हाँ, कामरान उन्हीं खान। से शुरू हो जाएंगे, हामिद मीर, कामरान खान, फिर उससे इरशाद भट्टी तक आ जाएं। अभी एक मुजम्मिल हुसैन है, मैं पर्सनली उस बंदे को बड़ा लाइक करता हूँ, वो उसके बंदे का अंदाज और वो उसका जी जी, तज्जिया मैंने बहुत अच्छा उनके होता है। साथ काम वो तो किया बहुत है। यंग है। हाँ, वो तो बिल्कुल। बहुत यंग है, आपकी एज का है, लेकिन उससे पहले जो जरा बाबे जो हैं, उनमें हम्म। कोई तज्जियाकार आपको लगता है न्यूट्रल या कोई अच्छा था, अच्छा, बाबे या बाबियों में से? मुझे नदीम मलिक साहब का अंदाज बहुत पसंद है, जो समा टीवी के होस्ट हैं करंट अफेयर्स के। जी जी। मुझे उनके अलावा अगर आप मैं आज देखूं, क्योंकि पिछले 5-4 साल में जो कुछ हुआ और जिस तरह से जिन लोगों के वैल्यूज बदली, मुझे मंसूर अली खान का अंदाज बहुत पसंद है। क्योंकि उन्होंने सब पे ही, उन्होंने नहीं देखा कि मुझ पे पीटीआई का सपोर्टर तनकीद करेगा या नून लीग ही करेगा। अगर मैं अगर कहूँ कि ऑलमोस्ट न्यूट्रल अंदाज है उनका। ठीक है कि उनकी भी अपनी कोई, हर एक इंसान की बाइस होती है, कोई प्रॉब्लम्स होती हैं, कोई पर्सनल प्रॉब्लम्स भी होती हैं, बट वो कोशिश यही करते हैं कि उनका ऑलमोस्ट न्यूट्रल हो। उनके अलावा मुझे शहजाद इकबाल एक बहुत सुलझे हुए सहाफ़ी लगते हैं। वो जब बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि पढ़ लिख कर आए हैं और एक अखलाकी अंदाज में ही किसी पे तनकीद कर रहे हैं या उसको मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी पिछले 3-4 सालों में मुझे लगता है कि बहुत कम लोग हैं जो कि अपनी सहाफत और अपनी इज्जत बचा सकें। उनमें वो हैं नए जो एंकर्स हैं, जो नई मतलब लॉट भी आई है, जिसमें आपने मुजम्मिल का भी जिक्र किया, लड़कियां भी कुछ नई आई हैं। लड़कियों में मैं ये समझूंगी कि अफसा ने जिस तरह से एक डिग्निटी मेंटेन की है करंट अफेयर्स में, कि वो जाके जब हुकूमत भी गलत कर रही होती है तो वो भी सोशल मीडिया पे पोस्ट कर देती हैं और बहुत सोशल इश्यूज भी कवर कर लेती हैं। करंट अफेयर्स पे भी एक अपने तरीके से मसाले नहीं लगाती। उनका एक पर्सनालिटी भी अपनी ऐसी है, और फिर ज़रूरत भी यही है, सहाफ़ती इक़दार भी यही होते हैं कि जो अपॉर्चुनिटी उनको बड़ी कम एज में माशाल्लाह से मिली थी, उन्होंने उसको अच्छे से निभाने की कोशिश कर रही हैं। मुज़म्मिल का अंदाज़, मुज़म्मिल को मैं जब नियो टीवी गई थी 2018 में, तो मुज़म्मिल वहाँ पे नाइट शिफ्ट करते थे। और मुज़म्मिल, मैं ये उनको नीचा दिखाने के लिए कुछ लोग बताते हैं ना, मैं तो जब ये था तो ये तो उस वक़्त नाइट शिफ्ट कर, मैं उस सेंस में नहीं नहीं नहीं, बता आप रही। एक इस्लाही बात मैं कर रही आपको हैं, जी जी प्लीज। उनकी जिद्दोजहद की बात कर रही हूँ कि करियर बहुत पाथ कम उनका। वक्त में करियर पाथ। उसके बाद मैंने जीएनएन में उनके साथ काम किया, तो आप इमेजिन करें कि जीएनएन में उनको ट्रांसमिशन नहीं दी जाती थी होस्ट करने के लिए, और उन मुतबादिल किसी और शख्सियत को दी जाती थी कि ये सवाल पूछेगा। अब ये उस वक्त इमरान खान का दौर था, इमरान खान की गवर्नमेंट थी, तो सवाल पूछेगा, इसको ये हटा दो, ये कोई मुश्किल सवाल पूछ लेगा। इस वजह से उनको पीछे पीछे रखा जाता था। अब उनको अपॉर्चुनिटी मिली किसी पॉइंट पे, और अब वो कर रहे हैं। मैं बस यही एक्सपेक्ट करती हूँ कि अगर वो इतनी जल्दी उनको अल्लाह ने कामयाबी दी है तो वो एक हम्बल वे में इसको लेके चल रहे हों, और ये उनके सर पे ना सवार हो जाए, और एक ऑनेस्ट और हम्बल वे में काम करते रहें। उनके लिए मेरी यही विशेष है।
सही। अच्छा नीलम, एक चीज़ और थोड़ी सी शायद थोड़ा सख्त सवाल हो जाए, मैं वैसे ही पूछ रहा था, आपने भी कहा कि पाकिस्तान में मीडिया में पैसों का जो इंडक्शन थी वो कम हो गई, पहले एक एक ट्रांसमिशन पे इतना पैसा लग जाता कि दो दो चैनल्स खुल जाते, जाहिर बात है इतना पैसा लग रहा था, पता नहीं कैसे आ रहा था, कहाँ से आ रहा था, तो एंकर्स की तनख्वाहें भी थी, इंक्रीमेंट्स भी थे, कोई चैनल स्विच करता था तो भी एंकर्स के छक्के लगते थे। तो नीलम असलम के पाकिस्तान मीडिया छोड़ जाने की क्या ये भी वजह है कि उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि भाई फ्यूचर, अगर माली तौर पे फ्यूचर देखा जाए तो पाकिस्तानी न्यूज़ मीडिया में नहीं है। एक तरफ आपने आज़ादी की बात ज़रूर की कि यहाँ तो बिल्कुल ही लब सी लेने के हुक्म थे, लेकिन एक ये रीज़न भी था कि फाइनेंशियली आपको नज़र नहीं आ रहा था। नहीं नहीं, अशर फाइनेंशियल कभी इशू था ही नहीं, क्योंकि आपको पता है कि हर दौर में जितना भी मीडिया पे बुरा दौर भी गुजर रहा हो, अगर एक बार आपकी कोई फाइनेंशियल वर्थ बन जाए, जो कि आपके लिए मुश्किल भी होता है, फिर आपका स्विच करना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन मुझे उस दौर में भी जब मैं छोड़ के आई हूँ, बहुत अच्छी सैलरी मिल रही थी न्यूज़ एंकर्स के ब्रैकेट के लिहाज से अगर देखा जाए। तो मुझे फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से मैंने मीडिया नहीं छोड़ा। ये जो मैं कह रही हूँ ना, आप कह रहे हैं कि पैसा कहीं से, यही प्रॉब्लम है कि वो पैसा कहीं से आ रहा था चैनल्स का, ऑल्दो कि मैं ये समझती हूँ कि जी, उसकी कोई ट्रेल नहीं मिल रही किसी को आज तक, ना किसी ने न्यूज़ चैनल से मांगी। बिजनेस मॉडल था नहीं ना, कोई बिजनेस मॉडल आज तक भी नहीं है। अब सारे यूट्यूब पे सही शिफ्ट हो बात गए हैं, है। तो यूट्यूब बिजनेस मॉडल होना चाहिए हर जगह। जो चैनल्स होते हैं उनका बिजनेस मॉडल होता है, और कमर्शियल्स हैं, एडवर्टाइजमेंट है, स्पॉन्सर्स हैं। लेकिन यहाँ का एक ही बिजनेस मॉडल था, एक पॉलिटिकल स्पॉन्सरशिप। हर चैनल के पीछे एक पार्टी, और एग्जैक्टली। तो वो कुछ चैनल्स तो वाज़ेह तौर पे सबको पता है कि कौन किस पार्टी को सपोर्ट करता रहा मैं है। ऐसा देख लेना, पीटीआई के दौर में तमाम स्पोर्ट्स के जो इवेंट्स होते थे उसका राइट्स मिल जाते थे एक नेटवर्क को, स्पोर्ट्स के, स्पोर्ट्स की जी, बात कर ले अगर है। फिर बिल्कुल जब नून बिल्कुल। लीग का दौर है अभी, तमाम जो बड़े इवेंट्स हो हम्म, रहे हैं आईसीसी के, उसके एक पर्टिकुलर चैनल को मिल जाते हैं। तो बस मुख्तलिफ तरीके थे। तो अच्छा, बिल्कुल। खैर, अब आप लंदन में मौजूद हैं, कितना फ़र्क है, और इब्तिदा में जब आप आई आज से 3-4 साल पहले, जो एक्सपेक्टेशंस लेकर आई थी जिस तरीके से भी, उस पर बरतानिया पूरा उतरा या आपको लगा नहीं मैं ओवर रेट कर रही थी? मैं आपसे ये चाहूंगी कि प्लीज आप ये क्लिप निकाल के इसको अलग से शेयर कीजिएगा, क्योंकि हमने मीडिया पे बड़ी तवील बात की है। सही, जितने भी बिल्कुल। पाकिस्तान में नौजवान आ रहे हैं, पाकिस्तान से आना चाह रहे हैं, क्योंकि अब तो हर नौजवान, हर जवान जो है शख्सियत, जवान ना भी हो, हम मेरी एज के लोग भी हों या मेरे बाद के भी हों, 18th ग्रेड के ऑफिसर भी हों पाकिस्तान में, वो उठ के इस वक्त बरतानिया या बाहर के ममालिक में आना चाह रहे हैं। खुदारा रुक जाइए, एक पल के लिए रुक जाइए। आप लोग देखते हैं कि एक चीज, किसी का फॉर्मूला कामयाब हुआ, आप उठ के सब उसके पीछे चल पड़ते हैं, आंखें बंद करके, कि देख के कि आपकी क्या सिचुएशन है, आपके पास बाहर जाने की स्किल्स हैं, बाहर जिस कंट्री में जा रहे हैं उसमें क्या स्किल सेट चाहिए, उसका वेदर आपको सपोर्ट करता है, वहाँ आपके पास कोई हेल्प है, कोई इमोशनल हेल्प है, कोई आपको एक हफ्ता अपने घर पे रख सकेगा अगर आपके पैसे खत्म हो जाते हैं। और यहाँ पे चूंकि पाकिस्तान की जो करेंसी है वो इतनी डी वैल्यूड है कि यहाँ पे 350 का एक जो पाउंड है, वो 350 रुपये आप दे रहे होंगे एक पाउंड के लिए, या 360 रुपये। तो आपके पास इतना पैसा है, आप जो 60 70 लाख 80 लाख लगा के आ रहे हो, कुछ लोग इससे भी करोड़ और 2 करोड़ बच्चों के साथ आ रहे हैं कि जी बेहतर मुस्तकबिल है, बेहतर जिंदगी, आप लोग कह किसको रहे हैं यहाँ पे? आपने, जैसे मैं चाहती हूँ कि अगर कोई आना चाहता है तो 18 साल की उम्र में यहाँ आए और 20 साल की उम्र में आए, ताकि अगले 10 साल में वो अपने आप को इस्टेब्लिश कर सके। दीज कंट्रीज आर नॉट वेलकमिंग। ये जो यहाँ पे रहने वाले ओवरसीज पाकिस्तानियों ने आपको तस्वीरें दिखाई हैं टावर ब्रिज की, टाइम स्क्वायर के सामने खड़े हो जाओ, इसके सामने खड़े हो जाओ, उन तस्वीरों के आगे जो जिंदगी है वो बहुत मुश्किल है। वो कई कुछ लोगों के लिए बड़ी भयानक भी साबित होती है, जो उससे भी ज्यादा भयानक हो सकती है, जो आप पाकिस्तान में जी रहे हैं, या आप कराची में या लाहौर में बैठ के जी रहे हैं, या मुरीद के में बैठ के जी रहे हैं। तो प्लीज आंखें खोल के आइए। और ये जो एजेंट्स आपको भेजी जा रहे हैं यूनिवर्सिटीज में, जिनकी डिग्रीज का कोई फायदा भी नहीं है, हम्म। जिनकी डिग्रीज की उन कंट्रीज में ही डिमांड नहीं है जहां पे वो पढ़ाई जा रही है, और आपके मुल्क में तो वैसे ही कोई डिमांड नहीं है उन डिग्रीज की। तो आंखें खोलिए, सारा पैसा सारा सरमाया जमीनें बेच के आप लगा के यहाँ आ रहे हो, यहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है।
यहाँ पे इंडिया हम्म, का जो स्टूडेंट है वो आपके मुकाबले में खड़ा है, चाइना का खड़ा है आपके मुकाबले में, सिंगापुर से आए हैं, मलेशिया, अमेरिका से स्टूडेंट्स, अगर मैं बरतानिया की बात करूँ, इंतहाई कंपेटिटिव इन्वायरमेंट है। और उस कंपेटिटिव इन्वायरमेंट में वो आपकी मेरिट के ऊपर नहीं आपको जॉब्स दे रहे, वो आपकी नेशनैलिटी, हम्म, वो आपकी एथनिसिटी, वो आपकी कलर, आपकी रेस, इसके ऊपर आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। अनलेस यू आर अ डॉक्टर, अगर आप डॉक्टर्स हैं, इस मुल्क को डॉक्टर की जरूरत, डॉक्टर्स की हम्म, पड़ती है, उसमें भी जब आपके पास पेशेंट्स आते हैं, जब आपका वो कलर देखते हैं, वो ब्राउन डॉक्टर्स को टफ टाइम दे के जाते हैं बहुत ज्यादा। कोई खुद से भी कुछ भी गलती हो जाए तो उन पे बड़े बड़े केसेस, इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती हैं यहाँ पे। लेकिन चले, जो लोग यहाँ पे आके कामयाब हुए हैं, उनको आके 20 साल, 15 साल, 25 साल हो गए हैं। तो आप उनको देख, अगर आप में इतना स्टेमिना है कि आप अपनी जिंदगी के अगले 20 साल, 15 साल, 10 साल की स्ट्रगल करके फिर एक नेक्स्ट जनरेशन के लिए एक अच्छी जिंदगी खड़ी करना चाहते हो, तो आओ। और अगर आपको ये लगता है कि आप बहुत अच्छी जिंदगी यहाँ पे गुजार लोगे, जो फर्स्ट इंसान यहाँ पे आएगा उसको प्रॉब्लम होगी ही होगी। जहां तक बात है बच्चों की स्कूलिंग की, बच्चों की एजुकेशन की, जैसे हम पाकिस्तान में कहते हैं कि 3 तरह के निज़ाम तालीम है, यहाँ पे लंदन में भी, इंग्लैंड में भी 3 तरह के निज़ाम तालीम है। एक पब्लिक स्कूल्स हैं, फिर एक यहाँ पे जो उससे बेहतर लेवल के प्राइवेट स्कूल्स हैं, फिर एक उससे भी ऊपर एक लीग है प्राइवेट स्कूल्स की, जिसकी जो ट्यूशन फी है वो आप इमेजिन में नहीं कर सकते। वो सिर्फ पाकिस्तान में वही फ्यूडल लॉर्ड्स के बच्चे कर सकते हैं, यहाँ पे आके पढ़ सकते हैं, जिनके पास करप्शन का पैसा है, जिनके पास बेइंतहा पैसा है, जिनको याद भी नहीं है उनकी कितनी जमीनें और कहाँ कहाँ से पैसा आ रहा है, वो यहाँ आके पढ़ सकते हैं। आप अपने बच्चों को यहाँ स्टेट स्कूल में ही भेजोगे, और उस स्टेट स्कूल में, अगर पाकिस्तान में स्टेट स्कूल की हालत बुरी है, तो यहाँ पे भी, वहाँ बच्चे बदतमीज भी हैं, बुलिंग भी है, फिर आपके बच्चा रेसिज्म का भी शिकार होगा, बुलिंग का, ये सारे फैक्टर्स, अगर आप अपने सिर्फ बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए आ रहे हो, तो ये भी सारे, इंग्लिश सीख जाएगा, क्या कारनामा है इंग्लिश सीख जाना? मुझे तो नहीं समझ आती कि इंग्लिश सीख के क्या कारनामा हो। इंग्लिश वहीं पे सिखा दो, इंग्लिश का अलग से ट्यूटर उसको रख दो, कि अगर आपको लग रहा है कि उनका बच्चा इंग्लैंड में है, लंदन में है, फर अंग्रेजी बोलता है, बड़ी अच्छी तालीम हो रही है उसकी, वहां पे सिर्फ इंग्लिश बोलने को टोटल तालीम समझ रहा है। तो मैं तो नहीं इनकरेज करती बहुत ज्यादा। लोग अब जब मुझसे पूछते हैं, आना है 18-20 साल की एज में आओ, अगर आप उससे आगे चले गए हो, अगर आपकी बीवी है, आपके बच्चे हैं, शौहर है, अच्छी जॉब, अगर आप पाकिस्तान में एक अच्छा करियर पे चल रहे हो, डोंट स्किप दैट। यहाँ पे ऐसी कोई दूध और शहद की नहरें नहीं है जो आप देखने आ रहे हो। यहाँ पे वेदर टफ है, यहाँ पे इमोशनल सपोर्ट नहीं होगी। यहाँ की, मैं आपको, बुजुर्गों की बात बहुत लंबी हो रही है, सिर्फ मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि लोग आ जाते हैं, उनके पेरेंट्स भी आ जाते हैं, जो पहले भी यहाँ पे 60s 70s में पाकिस्तान से आए हुए हैं पेरेंट्स। एक तन्हाई है पाकिस्तान में, हमारा एक कल्चर है, ये जो हमें बुरा लगता है ना, बुरा भी है, उसको बेहतर भी होना चाहिए, डिस्टर्बेंस का कल्चर, ना अपनी जो नाक है दूसरों की कामों में देने का कल्चर, वो अच्छा भी है किसी कि हमारा कोई बुजुर्ग जा रहा होगा, साथ वाला लड़का, ऐसे ही कोई नेबर कहता है, अंकल आप ठीक है, अंकल आप नमाज पढ़ने नहीं आए, अंकल आप नमाज पढ़ने आए, अंकल आप ये लेने जा रहे हैं, मैं आपको, आंटी आप ये कर रही हैं। ये जो कल्चर है, ये जो कम्युनिटी कल्चर है, ये सपोर्ट करता है आपके बूढ़े माँ बाप को, जिनको कोई एंड में चाहिए होती है, एक अटेंशन चाहिए होती है हर वक्त की। हम्म, यहाँ पे आके वो पड़े रहते हैं, फिर बहुत सारी बीमारियों का, ठीक हम्म, है पाकिस्तान में भी लोग बीमार होते हैं, मैं ये नहीं कह रही, लेकिन कम से कम आप हम्म, इन्वायरमेंट तो अच्छा फराहम करो ना। तन्हाई हम्म, है एक ओल्ड एज में आपके लिए जो इंतजार कर हम्म, रही है, ये लोग आपको उस तरह से एक्सेप्ट नहीं कर रहे। आप सोचें, हम्म, पाकिस्तान में डिफरेंट कम्युनिटी के जब लोग आ जाते हैं, या एथनिसिटी, पाकिस्तान तो फिर एक, पाकिस्तान को हम्म, वैसे ही गोरे चिट्टी चमड़ी से प्यार है तो अटेंशन देते हैं, हम्म, लेकिन इनको नहीं है आपसे उतना प्यार। आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगी यहाँ पे, और वो लोग कहते हैं ना, जब लोग कहते हैं कि हम, ये बड़ी मुश्किल जिंदगी है, तो लोग पाकिस्तान में कहते हैं भाई तूने कर लिया तो हम भी कर ही लेंगे। नो, इट्स नॉट हाँ, दैट मैं इजी। यही नीलम, थोड़ा सा जी शायद जी। आपको बात बुरी लगे एक बार दोबारा, मतलब हम्म। हम, वो रिश्तेदारों में भी होता है ना कि भाई इतना ही है तो आप वापस क्यों नहीं आ जाते तो बिल्कुल। मैं अगर अच्छा। पूछूं कि इतने ही मुश्किल आते हैं तो नीलम वापस क्यों नहीं आती? अक्षर, मैं तो वापस आना, किसी भी पॉइंट पे मैं अक्सर सोचती रहती हूँ, मेरा अक्सर पाकिस्तान से रिलेटेड, मैं जिस वक्त हम्म, अपनी डिग्री के बाद आपको 1-2 साल का वीज़ा यहाँ पे मिलता है, पोस्ट ग्रेजुएट वीज़ा, उसमें मैंने काफ़ी बार पाकिस्तान आने की ट्राई की, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी आई, लेकिन मैंने सोचा कि थोड़ा सा टाइम मैं यहाँ पे एक्सप्लोर कर लूँ, ज़िंदगी मुश्किल ही मुश्किल है, लेकिन मेरी पेरेंट्स उधर हैं, मैंने यहाँ पे, मेरी शादी हो गई है अब यहाँ पे।
और मैंने अपनी सोच समझ में होशो हवास में खुद शादी की है। और मैंने जिनसे शादी की है उनका पूरा करियर ही इस मुल्क का है। वो मतलब बहुत अच्छे इंसान है। ही इज़ अ क्रिकेट कमेंटेटर, स्टैंड अप कॉमेडियन। वो यहीं पे वो ही इज़ अ ब्रिटिश पाकिस्तानी। उनकी फैमिली 60s और 70s में आ गई है। उन्होंने आँख इधर खोली है, उन्होंने कल्चर यहाँ का देखा है, उन्होंने पाकिस्तान की उस तरह से वो बहारें देखी हैं, नहीं देखी उनको, तो उनको उतना लगाव नहीं है पाकिस्तान से। बट मेरी उनसे हमेशा ये बात चलती है कि किसी ना किसी पॉइंट पे मैंने ये तो उन्हें हमेशा साफ अंदाज में बता दिया था कि मैं अपनी बुढ़ापा तो यहाँ नहीं गुजारने वाली। तो मैं किसी ना किसी पॉइंट पे इंशाल्लाह आई विल बी बैक और मैं पाकिस्तान में ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ। इसलिए नहीं कि एक बेहतर लाइफ़स्टाइल या पाकिस्तान में, मैं अपने पेरेंट्स के पास करीब रहना चाहती हूँ। मैं अपनी रूट्स के करीब रहना चाहती हूँ। मुझे अपने लोग अच्छे लगते हैं। कुछ लोगों को अपने लोगों से नफ़रत हो जाती है, ब्राउन लोग उन्हें पसंद ही नहीं आया। मुझे अपने ब्राउन लोग अच्छे लगते हैं। मुझे व्हाइट लोगों से कोई मसला नहीं है। बट मैं उनसे मिल नहीं सकती। मेरा म्यूज़िक का टेस्ट उनसे अलग है, मेरा मूवीज़ का टेस्ट उनसे अलग है। मुझे हम टीवी के ड्रामे देखने हैं, उनके ऊपर बात करनी है। तो मैं जिस एज में, मैं इसीलिए कह रही हूँ कि अगर आप आएँ तो फिर बहुत ही नौजवानी में आ जाएँ, ताकि फिर आपके सारा जो आपकी पर्सनैलिटी है, वो इनके अकॉर्डिंगली डेवलप हो। और अच्छा, आप कह रही हैं तबकाती निज़ाम है वहाँ पे भी हर चीज़ में, अमीर गरीब बिल्कुल, मिडिल क्लास हर चीज़ एग्जिस्ट करती है ब्रिटिश बिल्कुल सोसाइटी ऐसे में ही। भी। और वो ब्राउन लोगों को जारी बात है ज़रा टफ टाइम भी देते हैं। फिर ये जो 1970s में एक पाकिस्तानी फैमिली जाती है लंदन, बरतानिया जाती है, वहाँ पर उनका बच्चा पल बढ़ के बड़ा पढ़ता है वहाँ पे, वहीं पे उसका ब्रॉटअप है और वो मेयर लंदन बन जाता है। तो इसी सोसाइटी ने इतना स्पेस दिया कि वो मेरिट पे एक लड़का मेयर लंदन बन गया। पाकिस्तान में हुँ, ऐसा आप सोच भी नहीं सकते। हाँ, आर्टिफिशियल चीज़ें की जाती हैं कि ये बहुत ही जी गरीब आदमी थे, आज देखें जी इनको क्या बना दिया। हुँ, हुँ, वोट मांगने जाते हैं तो रोड ज़मीन पे बैठते हैं, उसके बाद मिलते भी नहीं। लेकिन प्रैक्टिकली तो ब्रिटिश सोसाइटी ने एक एग्जाम्पल रिसेंट पास में ही क्रिएट की ना, हुँ, 2016 में मेयर लंदन मुंतखब हो गया, ऐसा इमिग्रेंट का बेटा जिसका हुँ। बाप बस चलाता था लंदन में। आशिर, यही तो मैं आपको बता रही हूँ कि आपने आना है तो फिर आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहें कि 20-25 साल लगेंगे आपको यहाँ पे अपनी कोई वर्थ बनाने में। उनकी फैमिली कई दिहाइयों पहले आई, तो उनकी फैमिली ने सारी वो मुश्किलात, वो सारी मतलब डिस्क्रिमिनेशन, और फिर भी वो सिस्टम में रहे, पढ़ाते रहे, बच्चे फ़ोकस्ड रहे। क्या आपका बच्चा इतना फ़ोकस्ड रहेगा कि मैंने अब कहीं न कहीं पहुँचना है? क्योंकि वो अपने आस-पास देखेगा, बच्चे जो हैं वो हर तरह की एक्टिविटीज़ कर रहे होंगे जो आपके हम्म, रिलिजन में वो उसको अलाउ नहीं करता। उस आपका बच्चा है, आप हम्म, उस पे इतना बोझ नहीं डाल सकते कि वो सिर्फ़ फ़ोकस्ड ही रहेगा कि मैंने एक दिन वज़ीर-ए-आज़म बनना है या एक दिन मेयर बनना है। उसकी तरफ भी हम्म, मैं आती हूँ कि वो आप कैसे बन सकते हैं। लेकिन आप तैयार हो मेंटली अपने बच्चे मैक्सिमम हालात जो इस वक़्त हैं, जिस तरह से यहाँ पे बहुत सारी मुझे नहीं पता कि इफ आई कैन से आउट लाउड कि जिस तरह से अभी नए-नए कल्चर्स आ रहे हैं, कि हम्म। आप अपनी जेंडर के बारे में भी क्या बन सकते हो, आप वो तोता भी एलजीबीटी बन और सकते बाकी हो। चीजें जी, फिर जी। ये वो सही तो बात आप है। जी मैना भी जी। बन सकते हो। आपका बच्चा ये भी बन सकता है यहाँ पे रह, वो तो खैर पाकिस्तान में भी बैठ के बन सकता है, लेकिन यहाँ पे एक्सपोज़र इतना ईज़ी है, एक्सपोज़र इतना ईज़ी है। छोटे उम्र से ही जब उनके ज़हन पुख्ता भी नहीं है, उनको जिस तरह की एजुकेशन दी जा रही है, वो किसी भी तरफ जा सकते हैं। आपको फुली इन्वॉल्व होना पड़ेगा। यहाँ पे भी मोस्टली लोगों ने अपने बच्चे इस्लामिक स्कूल्स में वो कराने की कोशिश कर रहे हैं कि हम स्कूल होम स्कूलिंग कर लें उनकी। क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ की कल्चर में जो चीज़ें बुरी नहीं है, हम किसी की कल्चर को बुरा नहीं कह रहे। ठीक है, उनके अपने कंट्री के लिहाज से बहुत बेहतरीन है, लेकिन वो आपके अकायद से मुतसादिम है। अगर आप तैयार हो कि आपका बच्चा इधर भी जा सकता है, उधर भी जा सकता है। अब जहाँ बात की आपने मेयर बनने की, लंदन का, जब मैं नीलम हूँ, मेरा पैलेस्टाइन के ऊपर एक बड़ा सख्त मौक़िफ़ है। मैं देख रही हूँ 60,000 लोगों को शहीद कर दिया गया है। मैं देख रही हूँ कि वहाँ पे 18,000 बच्चों को शहीद कर दिया गया है। मैं एज़ अ पर्सन, मुझे नहीं लगता कि मैं कहीं ऐसी बड़ी पोज़ीशन पे बैठ के सिर्फ़ मुझे ये कहा जाए कि आपने ना हल्की-सी स्टेटमेंट देनी है, कि हम ऐसे इक़दामात को, और वो भी नाम नहीं लेना आपने पैलेस्टाइन का, आपने कहना है कि जहाँ ज़ुल्म हो रहा है, वहाँ ज़ुल्म नहीं होना चाहिए। जो लोग ज़ुल्म करते हैं, उनको ज़ुल्म नहीं, सिर्फ़ मैं आपको एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ। आपने सिर्फ़ ये, आपने खबरदार नीलम, अगर आपने ये कहा कि पैलेस्टाइन में बच्चे शहीद हो रहे हैं, मैं नहीं कर सकूँगी, हो सकता है कोई और कर ले।
हो सकता है, और अगर आपने उस जगह पहुंचना है तो आपको हल्के हल्के अपनी वैल्यूज पे कॉम्प्रोमाइज इस मुल्क में भी करना पड़ता है, अपनी वैल्यूज पे, अपनी एथनिसिटी, आपकी जो रिलीजियस बिलीव्स हैं उन पे थोड़ा कहीं आपको स्पेस बनानी पड़ेगी। अब एज अ मुस्लिम कोई मुझसे मेरे ख्यालात पूछे, ये जो खुद ही से लोग जेंडर बना रहे हैं या चेंज कर रहे हैं, मेरा एक डिफरेंट व्यू होगा। लेकिन अगर मैं इस मुल्क की मेयर बन जाऊं फिर मुझसे पूछे, मैं कहूंगी ह्यूमन राइट्स तो मैं एज अ मुस्लिम भी कहती हूँ, सबकी ह्यूमन राइट्स हैं, किसी की जान नहीं लेनी चाहिए, किसी को जज नहीं करना चाहिए, बट क्या मैं उन चीज़ों को इनकरेज करूंगी? नो, आई डोंट थिंक सो। अच्छा सही है। आप हम पाकिस्तान इस हिसाब से आप कह रही हैं अखलाकी तौर पे बेहतर है? पाकिस्तान? नो, हम्म। पाकिस्तान अखलाकी तौर में बिल्कुल बेहतर नहीं है। नहीं, इस अ, कॉन्टेक्स्ट में एटलीस्ट इस कि कॉन्टेक्स्ट में ह्यूमैनिटी एटलीस्ट, पाकिस्तान है। इस कॉन्टेक्स्ट, जी जी, हेलो। पाकिस्तान इस कॉन्टेक्स्ट में इस जी जी। तरह से बेहतर है कि अगर हम समझें तो ये मुल्क आपकी अलग शनाख्त के लिए बना था, ये आपके अकायद की तहफ़्फ़ुज़ के लिए बना था, आपके रिलीजन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, मजहबी अकायद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बना था, अगर हम समझें तो। और उसी में जो हमारे फाउंडर थे उन्होंने नहीं, कहा था बर्दाश्त कि देखिए ना। अब आपने कहा कि देखिए हमारे ये कि बदमाश जिसके साथ है, बड़ा वाला बदमाश जिसके साथ है, उसी की कही हुई बात इंसाफ कहलाती है। हमारे मुल्क में एक श्रीलंकन जो मैनेजर था जी जी, फैक्ट्री का, उसको किस तरह वेरी क्रिश्चियन, अनफॉर्चुनेट, या उसको जो जलाया गया, ये हमारे माशरे में हुआ। सियालकोट में 2 भाइयों के साथ क्या हुआ। फिर हमारे यहाँ क्या कोई एहतजाज हो पाएगा? एक ज़माने में आज से 20 साल पहले, 15 साल पहले शियाओं के खिलाफ क्या हो रहा था? अहले तशी उलमा को, अहले तशी अफराद को किस तरह मारा जा रहा था? क्या उन तालिबान के खिलाफ कोई खुल के एहतजाज कर सकता था? अहमदियों के साथ क्या होता है? क्या इसके खिलाफ आज भी हमारे मुल्क में कोई बात कर सकता है? तो बायसनेस तो जुल्म के हक में हर सोसाइटी में, हमारी सोसाइटी में भी है। तो हम इसमें डिफरेंस तो कोई नहीं है। अशर, यही तो मैं कह रही हूँ कि आप तो बाहर, बहुत सारे लोग कहते हैं हम पाकिस्तान से इसलिए आ गए, पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है। अमेरिका में है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। अमेरिका अब उन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को निकाल रहा है जो पैलेस्टाइन को सपोर्ट कर रहे थे। क्या वजह? कोई वजह नहीं है। इतनी इतनी ट्यूशन फी दे के आए हैं, लाखों लगा के, अपने पेरेंट्स का सरमाया लगा के आए हैं, डिपोर्ट कर रहे हैं वो कि नहीं जी आप पैलेस्टाइन के मुजाहिरे में क्यों गए थे? कोई है पूछने वाला? और कोई है? आप कह रहे हो कि नहीं हम इसराइल के खिलाफ नहीं है, या हम किसी एथनिसिटी के या किसी रिलीजन के खिलाफ नहीं, हम जुल्म के खिलाफ है। आपकी बात कोई सुन रहा है? नहीं सुन रहा। आपको घर वापस जाना पड़ेगा। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन किस मुल्क में है? आपने बिल्कुल ठीक बात की कि हर मुल्क के अपने अपने बाइसेस हैं, और वो उस जिसको वहां पे सूट कर रहे हैं वो वहां करते हैं। जहां तक बात आपने पाकिस्तान की है, मुझे ऐसा लगता है कि जितनी भी नहुसत, जितना भी जवाल हमारी कंट्री में हो, बहुत तेजी से हमारे लोगों के जिस तरह से माइंडसेट बदल रहा है ना, हमें इसलिए हर बुराई नजर आ रही है क्योंकि अब हर बुराई दिखाई जा रही है, सोशल मीडिया पे आ गई। जियो नहीं दिखा रहा है खबर कि वहां पे एक खास मजहब से ताल्लुक रखने वाले लोगों को निशाना बनाया गया, सोशल मीडिया ने दिखा दी। सोशल मीडिया पे 10 लोग उसको बुरा भी कह रहे हैं, गलत भी कह रहे हैं। आज इस मुल्क में इतनी, एनोनिमस पाकिस्तान में अकाउंट से इतनी होती है वो, आजादी आ हम गई, इतनी भी आज़ादी नहीं कि वो बेचारे अपने अकाउंट से डाल सकें। लेकिन आज एक हम टीवी ड्रामा बनाता है तनमन नीलो नील, जी जी। जिसमें किस तरह से लोगों के ऊपर झूठे इल्जामात लगाकर, मजहबी मुनाफिरत फैलाकर उनको कत्ल किया उसके जाता 10 है। दिन बाद केएफसी पे हमले हो जाते हैं। शेखुपुरा में एक केएफसी वर्कर को चाकू से मार दिया जाता है। अब ये देखिए। इसमें गुंजाइश तो है ना बेहतरी की, वो किसने करनी है? वो हमने करनी है। इस पे डिबेट किसने करनी है? आप लोग, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने करनी है कि आप केएफसी को क्यों जला रहे हो, ये तो आपके अपने लोगों की फूड चेन्स हैं, आप एहतजाज करो, पुरअमन एहतजाज करो। आपको किसने रोका है? आप जला नहीं सकते किसी की प्रॉपर्टी, आप किसी को कत्ल नहीं कर सकते, क्योंकि इस्लाम में एक इंसान का कत्ल तो पूरी इंसानियत का कत्ल है। आप डिसअग्री कर सकते हो, इख्तिलाफ राय कर सकते हो, ये एजुकेशन किसने देनी है? ये पाकिस्तान में चूंकि स्कूलिंग एजुकेशन सिस्टम मजबूत नहीं है, पाकिस्तान में सबसे बड़ा सोर्स ऑफ एजुकेशन मीडिया है, मीडिया के ड्रामे हैं। कितनी जो गर्ल्स एजुकेशन में अभी तब्दीली आई है लोगों के रवैयों में कि बहुएं भी काम कर सकती हैं, बेटियां भी पढ़ सकती हैं, वो कौन लेके आ रहा है तब्दीली? वो पाकिस्तान के ड्रामे तब्दीली लेके आ रहे हैं। तो उसी मीडियम को हमें सही तरह से एज वेपन अपनी आवाम के खिलाफ यूज करना है इन अ पॉजिटिव वे, कि वो उनके माइंडसेट बदल सकें। तनमन नीलो नील ने कितने लोगों को ये सोचने पे मजबूर किया होगा कि हाँ, इस तरह कोई अपनी जाति अनाथ की वजह से कितने लोगों को मरवा देता होगा एक झूठा इल्जाम लगाकर। तो
तब्दीली आ रही है। हम हमारे माशरे में जो सबसे अच्छी चीज है कि हम अपनी बुराइयां देख पा रहे हैं। कहते हैं ना कि सबसे पहले तो ये जानना ही जरूरी होता है कि आप गलत हो। मैं सबसे पहले ये तो देख लूं कि मैं गलत हूं। अगर मुझे यही ना पता चले कि मैं गलत हूं, अभी ये जो बड़ी बड़ी सोसाइटीज हैं, अमेरिका है, जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद वहां पे सिचुएशन बन रही है, उनको तो यही नहीं पता कि वो गलत है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन उनसे छिन चुका है, वो उतने आजाद रहे नहीं है, वो उतने डेमोक्रेटिक नहीं है। वहां पे भी डिक्टेटरशिप है, वहां पे भी वन मैन रूल है। हो रही है ऑपोजिशन उनकी पॉलिसीज के खिलाफ, लेकिन वहां से भी छिन चुकी है, वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं। हमें ये पता है हम बहुत बुरे हैं, हर वक्त हम पाकिस्तानी अपना एहतजाब करते रहते हैं। सबसे बड़ी बात जो हमने की है इस पूरी नेगेटिव माहौल में, कम से कम हमें ये पता चल गया हम अजीम कौम नहीं है। अच्छा, बीइंग अ जर्नलिस्ट, आप क्या समझती हैं किसी भी मुल्क के इदारे हों या वहाँ का कोई रिपोर्टर या जर्नलिस्ट हो अनबायस्ड रिपोर्टिंग कर सकता है? लंदन के बारे में पूछ रहे हैं आप? किसी भी मुल्क का, पाकिस्तान का हो, यूके का हो, बांग्लादेश का हो, अनबायस्ड रिपोर्टिंग आप समझते हैं कि कोई भी मुल्क या अखबार करता है? मेरा नहीं ख्याल कि हर सही एक का सही अपना सही। अपना सच है और वो हम्म अपने अंदाज से बयान करने की कोशिश हम्म कर रहा है। हम्म कुछ जैसे अब हम इंसानियत का एहतराम करते हैं, हम सारे रिलीजन्स का एहतराम करते हैं, बट हमारी जो पैलेस्टाइन के साथ एक मैं सिर्फ एग्जांपल मुझे बार बार देनी पड़ी है हम्म पैलेस्टाइन की, कि लेकिन हमारा एक है पैलेस्टाइन की तरफ और उनके ऊपर जुल्म हो रहा है, तो हम कभी इसराइल को अच्छा कह सकते हैं? हम नहीं कह सकते। अच्छा, जुल्म नो डाउट, 50,000 अगर बंदा ये तो ऑफिशियल है, 47-48 जी जी हजार, अनऑफिशियल तो कहते हैं जी लाखों में होगा। बिल्कुल। बच्चे, औरतें, ये आप क्या समझते हैं, जुल्म इंसानी बुनियादों पर है हम हमारी नजर में या मजहबी बुनियाद पर है? अगर हम इसको, ये दोनों बुनियादों पर है, हम्म लेकिन बेहतर ये होगा कि हम अपना कॉन्सेप्ट ठीक कर लें। सब हम्म जानते हैं कि ये मजहब और इंसान ये उस रेस की बुनियाद पे हो रहा है कि हम्म फलस्तीनी नहीं चाहिए हमें। नहीं नहीं, हमारी जो फलस्तीनी। सपोर्ट है फलस्तीन हम्म के उन बच्चों के साथ, हम्म ये इंसानियत हम्म की बुनियाद पर है या चले आप अपनी बात करें, अगर ये हम पाकिस्तानियों की? मैं तो इसको इंसानी बुनियादों पर समझती हूँ। सही। मजहब और तो ठीक है। जो 7 अक्टूबर को हुआ अगर 2023 को, वो भी नामुनासिब था। बिल्कुल नामुनासिब है, वहां के जो सिविलियंस थे उनको नहीं मारा जाना चाहिए था। अगर वहां हम्म की जो आर्मी है, क्योंकि वो जुल्म कर हम्म रही थी। एक एक चीज होती है रेजिस्टेंस, कि आप हम्म अपनी रेजिस्टेंस की इजाजत हर किसी को होती है, कि अगर आप मेरी हम्म आवाज दबाने की कोशिश कर रहे हो, गला दबा रहे हो, मैं आपका हाथ पकड़ के पीछे झटकूंगी। ये रेजिस्टेंस की मुझे नहीं तो लॉफुली डोंट यू थिंक इस कत्ताल यूनाइटेड की नेशंस जिम्मेदार इजाजत है। हमास, इस कत्ताल की जिम्मेदार हमास थी? किसने कहा था कि इसराइली 250 औरतें उठा के ले जाएं वहां, बारह नहीं सौ नहीं नहीं, इसराइलियों को ये तो जाके मार गलत, दें? ये तो खबर ही हम्म फेक है। वो हम्म 200 और 250 औरतें नहीं उठा के लेके गए। वो वहां के इंक्लूडिंग जो औरतें। आर्म्ड फोर्सेस थे, जो आईडीएफ है, उसके लोगों को हम्म उन्होंने हॉस्टेज बनाया है। और उन्होंने उनको हम्म एक मैं ये तो नहीं कह सकती बहुत अच्छे वो ईद मना रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं या अच्छे एनवायरनमेंट में रखा हुआ है। उन्होंने, उनका सही है या गलत है, उन्होंने अपना पावर या अपना राइट टू रेजिस्ट जो है, जब आपके हम्म ऊपर कोई ऑक्यूपायर होता है और वो आपकी लैंड पे, आपके घर पे कोई आके कब्जा करने की हम्म कोशिश करे, बंदे लेके आ जाए, तो आप क्या करेंगे? आप पुलिस को भी फोन करेंगे, आप अपने दरवाजे भी बंद करने की कोशिश करेंगे, आप किसी एक आधे को अगर आप उसके साथ रेजिस्ट कर सकोगे उसको करने की भी कोशिश करेंगे। उनमें से किसी एक को अगर आप सोचो कि ये मुझे मार देगा, आप उसे मारने की भी कोशिश, एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ, एक ऑक्यूपायर है और एक लैंड है जिसके ऊपर ऑक्यूपाई किया गया है, और उसके ऊपर मुसलसल उनको सांस लेने की, हमें तो मतलब अभी आप देखें वहां पे जो डॉक्यूमेंट्रीज बनी है कि वहां लेकिन बच्चों को स्कूल जाने की। आज आपको पता है, तमाम जो बड़े ये रॉयटर्स समेत हम्म एएफपी सब ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि एंटी हमास प्रोटेस्ट होते हैं, और रिसेंटली उन्होंने उसमें तेजी आई है। डेमोक्रेसी। एक जमात, इस एक खित्ता जिसमें 2007 या 8 में गालिबन आखिरी इलेक्शन हुए थे, उसमें ये हम्म हमास को की पावर को एक्सेप्ट किया गया था। हम्म बड़ी एम्बिगुअस है चीज़ कि भाई अभी भी वो इस चीज़ में लीड कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, उन्होंने किस बुनियाद पर रिएक्शन लिया? और आप नहीं समझते कि हमास नुमाइंदा जमात है कि भी नहीं है? उन्होंने जो एक्शंस कर रही हैं वो उसकी नुमाइंदगी करता है हर आ, फ़लस्तीनी की या नहीं?
अशर, मैं फ़लस्तीनियों के मतलब ये फ़लस्तीनी बता सकते हैं कि हमास उनके हम्म। राइट्स को रिप्रेजेंट कर नहीं, रही है ये या नहीं। रिपोर्ट हो रहा है ना कि हर जगह हमास के खिलाफ एहतजाज हो रहे हैं, हमास के और खिलाफ हमास के जो लोग हैं, हाँ। हमास के खिलाफ जो है अब हम्म। बिल्कुल कुछ एहतजाज हुए हैं, उनके लोग हैं ना। हम्म। देखें, इमरान खान एक पाकिस्तान का लीडर है। अगर पाकिस्तानी हम्म। एहतजाज कर रहे हैं, कुछ उसकी फेवर में है इमरान खान की, कुछ एहतजाज करें, क्या बड़ी बात है? हम्म। क्या न्यूज़ है इसमें? हम्म। मेरे मेरे लिए कोई न्यूज़ नहीं है कि हम्म। वो फ़लस्तीनी है ना, उन्होंने अपना एक नुमाइंदा हम्म। रखा है, कुछ कोई एक्शन पसंद आएगा, कोई एक्शन नहीं पसंद आएगा। पहले अभी तक मेरे ख़्याल से 2023 के बाद हम 2025 में हम्म। एंटर हो गए हैं, कितने एहतजाज हुए? जी। ये रीसेंट पास्ट में कुछ एहतजाज हम्म। हुए हैं, वो इस वजह से कि वो जो सीज़ फायर के मुआहदे हो रहे हैं, उनके ऊपर जो हम्म। नेगोशिएशंस हो रही हैं, उसके ऊपर लोगों में गम और गुस्सा, एक फ्रस्ट्रेशन है, वहाँ लेकिन पे ऐसा भी तो फैमिन है। कोई रेफरेंडम नहीं हुआ ना कि वो 7 अक्टूबर कर देते। ऐसा भी तो वहाँ की आवाम ने कोई इनको नहीं दिया था ना कि भाई आप नहीं, जाके 7 अक्टूबर कर मेरी बात सुने कि अगर लोग हमास के खिलाफ थे वहां पे, तो ये दें। उनको 2 साल क्यों लगे हैं उनके खिलाफ मुजाहिरा करने में? हमास ने तो नहीं वहां पे, इसराइल तो वहां पे वो बहुत सारे हमास लोग। वाले खुद भी तो नजर नहीं आते थे, वो भी तो नहीं, सीज फायर के बाद ही नजर आए। मीडिया वहां का तो सबसे हम्म। ताकतवर तो फलस्तीन का सहाफी है। वो तो हम्म। आके फोन पे कहता है, जो भी कहता है, जिसको भी कहता है, खुलेआम कह रहा है, हम्म। सोशल मीडिया, हम्म। वीडियो जर्नलिस्ट, वो कह देते हैं, हम किसी ने वहां फलस्तीनी और हमास, ये है हमास कौन है? फलस्तीन पूरा, जिनके बच्चे आपने 61,000 जो लोग दुनिया से चले गए हैं, अब अगर वो ये दिल में चाह रखें कि हमारे प्यारों को जिसने मार दिया है, या जिसने हमारी जमीन पे कब्जा कर दिया है, या जिसने हमारी हम्म। जमीनों को छीन लिया है, या मलिया मेट कर दिया है, या जिनके पास चाबियां हम्म। हैं अपने घरों की, हम्म। जो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड लैंड है वहां की, वो वहां वापस जाना चाहते हैं। तो हमास, मेरे ख्याल से इस वक्त हमास एक पॉलिटिकल एंटिटी की बजाय एक सेंटिमेंट है पैलेस्टाइन में। और मैं तो इसको एक सेंटिमेंट के तौर पे देखती हूँ कि जो आपको हम्म। एक बड़ी ताकत आपको ऑक्यूपाई करना चाह रही है और आपके एग्जिस्टेंस खत्म करना चाह रही है, उसके खिलाफ एक आपका सेंटिमेंट है। सही। अच्छा, हमारी बहस दूसरी तरफ निकल गई, हम दोबारा इसी पर आते हैं और इस पे बस कुछ आखिरी के एक दो सवालात। नीलम, बरतानिया में रहते हुए कौन सी इक्का दुक्का चीज़ आप ऐसी इंजॉय कर पा रही हैं जो आप पाकिस्तान में रहते हुए इमेजिन भी नहीं कर सकती? पॉजिटिव कोई एस्पेक्ट्स राइट, अगर हैं तो। बिल्कुल पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं बरतानिया के भी। मैं सिर्फ नौजवानों को थोड़ा सा गाइड करना चाह रही थी कि जब वो आएँ तो बिल्कुल अंधेरे में तीर ना लगाएं, थोड़ा पढ़ के और थोड़ा रिसर्च करके समझ के आएँ। एक बहैसियत लड़की, मैं यहाँ पे ट्रेन्स में अकेले सफ़र कर सकती हूँ। मैं यहाँ पे बसेस में अकेले सफ़र कर सकती हूँ, मैं यहाँ पे वॉक कर सकती हूँ, मैं यहाँ पे स्टोर में अकेले जा सकती हूँ, वापस आ सकती हूँ। मैं इक्वल मर्दों के इक्वल समझती हूँ। मैं फेमिनिज्म के उस नज़रिए की बात नहीं कर रही, वो एक डिफरेंट बहस है, वो हम किसी और दिन कर लेंगे। लेकिन आप समझो कि मैं अगर जो काम कर सकती हूँ, अशर आलम जो काम यहाँ पे कर सकता है, मैं भी वही कर सकती हूँ। मैं भी रेस्टोरेंट में अकेले बैठ सकती हूँ, काफ़ी देर तक चाय पी सकती हूँ, अपनी कंपनी एंजॉय कर सकती हूँ, अशर भी कर सकता है, अशर भी ये कर सकता है, मैं भी ये कर सकती हूँ। तो ये एक इक्वालिटी ज़रूर है। कुछ लोग इस पे भी डिबेट करेंगे कि यहाँ पे भी ख़वातीन के साथ हरासमेंट के वाक़यात पेश होते हैं। यहाँ पे भी थोड़ा रात के वक़्त अगर आप 9 बजे के बाद वॉक कर रहे हो तो आपको अपने गार्ड्स ऑन रखने पड़ते हैं। एहतियात हर जगह है, क्योंकि जन्नत में तो हम रह नहीं रहे, ये दुनिया है। तो जितनी भी अच्छी हो जाए, यहाँ पे भी मुझे भी अपने गार्ड्स ऑन रखने पड़ते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो एक सेफ एनवायरनमेंट फ़ील करती हूँ मैं यहाँ पे और नीलम, फॉर वुमेन। जो नए आने वाले नौजवान हैं उसके बारे में आपने वही बात कर रही थी, लेकिन थोड़ा बहुत और कि बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है, या पाकिस्तान की ज़बान में अगर कहें बहुत ज़्यादा शाना, जो स्ट्रीट स्मार्ट होता है, ज़्यादा पढ़ा लिखा भी ना हो, स्मार्ट हो, वो भी कामयाब हो सकता है? या ये लाजिम है कि भाई वो अच्छी खासी डिग्रीज हो उसके पास तो ही वो ब्रिटिश सोसाइटी में कामयाब है फाइनेंशियली? डिग्रीज नहीं चाहिए इनको आपकी। इवन यहाँ अच्छा। के भी जो आप डिग्रीज कर रहे हो वो भी नहीं इनको चाहिए। इनको आप की मैन पावर चाहिए, इलेक्ट्रिशियन हो आप, प्लम्बिंग हो, पेंटर हो आप, और क्लीनर हो आप, हम्म। फूड चेन, अगर आपके पास सरमाया, आप आके यहाँ पे बिजनेसेस खोल लें, फूड चेन सरमाया लेके आए इनकी कंट्री में, ये चाहिए। उसके अलावा इनको चाहिए डॉक्टर्स चाहिए, इनको अकाउंटेंट्स चाहिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो हैं वो चाहिए, वो ठीक। कामयाब है। ये वो सारी कैटेगरीज जो कि यहाँ पे इजीली अपना करियर बना सकती हैं, कामयाब हो सकती हैं।
बहुत सारे लोग आके यहाँ पे सिक्योरिटी जॉब्स करते हैं। सिक्योरिटी जॉब्स में आपको वर्क परमिट मिल भी मतलब आ सकते हो आप, 2-3 साल गुजार सकते हो, जरूरी नहीं कि आपको वर्क परमिट मिले और आप इसको कंटिन्यू कर सको। तो सिक्योरिटी इतनी कोई बड़ी यहाँ पे स्किल नहीं है कि आप जिसके साथ सोचो कि मैं सिक्योरिटी कर लूंगा। तो ये जो छोटे छोटे काम जिनको हम पाकिस्तान में समझते हैं, वो अगर आपको सारे आते हैं तो वो यहाँ पे आके आप कोई सर्टिफिकेशन कर लोगे तो आप बेहतरीन हो जाओगे। जो अच्छा, नए आने वाले सोशल पाकिस्तानियों को साइंस। जो स्ट्रगलर्स होते हैं उनको बुली किया जाता है वहाँ पे। मैं कुछ खबरें देख रहा था कि कुछ लोग भी बताते हैं जो वहाँ बॉर्न ब्रिटिशर हैं, इंडियन या पाकिस्तानी ओरिजिन, वो बुली करते हैं ऐसे पाकिस्तानियों को जो नए आते हैं और वो स्ट्रगल कर रहे होते हैं, जॉब्स कर रहे होते हैं, उनको वर्क प्लेसेस पे बुली किया जाता है इन ऐसे बिल्कुल। पाकिस्तानियों की जानिब से जो वहाँ पैदा हुए हैं। अच्छा अशर, आपने देखा होगा कि पाकिस्तान से पहले एक दौर था, अब तो हर कोई आ रहा है, आप हर हम्म, आपके नेबर में कोई जा रहा होगा। एक दौर था कि पाकिस्तान से बहुत ज्यादा जो छोटे टाउन्स हैं हम्म, वहां से लोग आए, उन्होंने यहाँ के मीरपुर वाली, आके। आजाद कश्मीर वाली साइड से अब मैं उधर अगर से बहुत किसी आए। रेस के ऊपर ना भी जाऊं, मतलब छोटे हम्म, टाउन्स जिसमें हम्म, शायद उस तरह से एजुकेशन अवेयरनेस एक्सपोजर नहीं था, वो आके यहाँ पे, अब वो हम्म, यहाँ पे स्ट्रांग हो चुके हैं, उन्होंने बना हम्म, लिए बिजनेसेस। जब एक बच्चा यहाँ पे नौजवान आता है, वो कहता है कि मुझे 20 घंटे काम करना अलाउ है, लेकिन मैं 40 घंटे करना चाहता हूँ, मैंने अपना खर्चा निकालना है, रेंट निकालना है रूम का। तो यहाँ पे मिनिमम वेज रेट अगर 12 पाउंड्स है, लेट्स सपोज, तो वो आपको कहेगा मैं आपको 6 पाउंड्स दूंगा। हम्म, अब आप 40 घंटे तो काम करोगे, लेकिन हाफ हो गई है आपकी वेज रेट। वही अगर आप 20 घंटे काम करते तो, इस्तेहसाल और करेगा। 20 घंटे वालों को भी वो पूरी वेज रेट नहीं देते, जो यहाँ पे अपने या जो हैं पुराने इंडियंस, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, वो इस तरह बच्चों को, बहुत नए आने वालों को बहुत एक्सप्लॉइट करते हैं। बहुत कम वेज रेट देते, इज्जत नहीं देते वो उनको। और जब अपने बिजनेसेस में बुलाते हैं उनको बुली भी किया जाता है कि आप पाकिस्तान से आ गए हो, पाकिस्तान तो करप्ट है, ये है वो है, ये जो पाकिस्तानी आ जाते हैं ना ये टाइम पे नहीं आते, ये पाकिस्तानी जो आ जाते हैं ना ये नहीं करते। तो इस तरह की हर वक्त एक गुफ्तगू नॉर्मली जारी रहती है। तो ये वाकयात सच्चे हैं कि वो बड़ा एक जी। अजीब सी निगाह से नए आने वालों को हम्म। देखते हैं। और एक और सेंटिमेंट के बारे में प्लीज़ आप क्लैरिटी दीजिएगा, आप ऑन ग्राउंड आप भी बेहतर बता सकती हैं, वहाँ बैठी हैं, कि हर कहते हैं जी 8-10 ओवरसीज़ पाकिस्तानियों में से 8-9 तो पीटीआई सपोर्टर्स हैं, क्या ऐसा है? आई थिंक सो, ये ऐसा है। 8-9 तो नहीं, लेकिन कम से कम 7 तो पीटीआई सपोर्टर्स हैं, इसमें कोई शक और नहीं है। ये और वो, इनमें वो लोग, इनमें वो यूथ भी शामिल है जिसने कभी पाकिस्तान देखा ही नहीं है और वो बॉर्न ब्रिटिशर्स हैं लेकिन माँ बाप उनके पाकिस्तानी हैं, ऐसे भी लोग शामिल हैं? बिल्कुल इसमें वैसे ही लोग भी शामिल हैं। बिकॉज इमरान खान को वो पॉलिटिकल लीडर, या उनको नहीं पता कि इमरान खान जब गवर्नमेंट में आए थे उन्होंने क्या अच्छा या क्या बुरा किया। बट एक जनरल परसेप्शन जो क्रिएट की गई थी पिछले 2012 से लेके 2018 तक, कि ही इज़ द ओनली ऑनेस्ट लीडर इन पाकिस्तान। तो वो सबक जो सिखाया गया था वो ही बच्चे बच्चे ने यहाँ पे याद कर रखा है। और वो सुनते हैं इंजीनियर अली, मतलब उनके सपोर्टर्स इमरान रियाज खान को सुनेंगे या इन लोगों को सुनेंगे। ओवरसीज जो है ना, वो चैनल देख रहा है या नहीं देख रहा, उसके पास टाइम नहीं है, वो मजदूरी कर रहा है, उसने आके देखा इमरान रियाज खान का, सॉरी मैं उनका बार बार नाम ले रही हूँ, या एक्स वाई जी जो इस तरह के फोकस्ड पीटीआई फोकस बनाते हैं, तो उन्होंने फिर जो झूठ बताया सच बताया वही मान लेते हैं। और वही, उनसे आप बहस भी नहीं कर सकते, उनको आप, बहुत कम लोग हैं जिनको आप दूसरी पिक्चर दिखाओगे। क्योंकि अब मैं ना इस वक्त इमरान खान को मैं ये अच्छा दिखाना चाहती हूँ, ना मैं नवाज शरीफ को अच्छा दिखाना चाहती हूँ, मैं ये दिखाना चाहती हूँ कि किसकी क्या कमी है। अगर मैं किसी से बात करूं, कोई मुझसे बात करे, तो वो नहीं देखना चाहते कि क्या कमी है या क्या नहीं है। वो बस उनका माइंडसेट क्लियर है कि ऑनेस्ट लीडर एक ही है पाकिस्तान में। और अगर सही। मुझे ऐसा लगता है कि अगर इमरान खान आ जाए तो रेमिटेंसेस में इजाफा हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। रेमिटेंसेस में और तो कोई कमी नहीं आई, नीलम, नहीं नहीं, उल्टा वो तो बढ़ा कमी बढ़े नहीं हैं। आई, लेकिन उसमें इजाफा भी हो जाएगा। एक प्रॉपर्टी खरीदना या बिजनेसेस शुरू करना, ये हो सकता है इमरान खान फैक्टर की वजह से, ये हो सकता है। बहुत सारे लोग हैं वो अपना सरमाया पाकिस्तान में लगाना शुरू किया था, उन्होंने घर खरीदने शुरू किए थे जब इमरान खान हाँ, रियल कहता है एस्टेट का ऑनेस्टली। बूम था, नो डाउट।
ये नो डाउट। ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं कि ये एक पॉजिटिव चीज है जिसको हम पाकिस्तान यूज कर सकता है अगर कभी भी इमरान खान मुल्क के वजीर आजम बनते हैं या दोबारा से कुछ भी बनते हैं। उनकी वो जब बात करते हैं तो यहाँ पे जैसे हम नेगेटिव वे में समझते हैं ना कि लब बैक कह देना आंखें बंद करके हर किसी उन अगर वो अच्छी बात कहेंगे तो भी यहाँ पे उनको बड़ी सपोर्ट मिलेगी जो कि मुल्क के लिए फायदामंद हो सकती है। सही है। बस आखिरी सवाल आपसे, पाकिस्तान की बेहतरी की उम्मीद आपको किससे है, फौज से या डेमोक्रेसी से? पाकिस्तान की फौज से तो मैं पाकिस्तान की बेहतरी की नहीं, पाकिस्तान की सिक्योरिटी की उम्मीद रखती हूँ। पाकिस्तान की सिक्योरिटी मजबूत रहे, पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ ना हो, पाकिस्तान में हर किसी की इज्जत नफ्स महफूज रहे। बस मैं पाकिस्तान की आर्मी से ये एक्सपेक्ट करती हूँ। पाकिस्तान की बहाली, पाकिस्तान की तरक्की आर्मी का काम नहीं है और ना ही हमें आर्मी से ये एक्सपेक्ट करना चाहिए और ना ही आर्मी को अपने आप से ये एक्सपेक्ट करना चाहिए। ना ही उनको इकोनॉमिस्ट बनना चाहिए, ना ही उनको एजुकेशनिस्ट बनना चाहिए। उनका काम सिक्योरिटी है। बहुत इज्जत से, बहुत दिल से एहतराम, बहुत प्यार, अकीदत पाकिस्तान की आर्मी के लिए, लेकिन पाकिस्तान की मुहाफिज रहें, पाकिस्तान की सरहदों की मुहाफिज रहें। इससे ज़्यादा मैं उनका कोई रोल नहीं देखती। और चलें, अगर सवाल को और ऑल्टर कर लेता हूँ, डेमोक्रेटिक सिस्टम में आपको लगता है, मैं ये नहीं कहता कि किस लीडर से उम्मीद है, आपको लगता है कि पिछले 15-20 साल की जो पॉलिटिक्स आप देख रही हैं उसमें ये पोटेंशियल है कि मुस्तकबिल करीब में पाकिस्तान को वो स्ट्रेंथन कर सके, नहीं, चाहे कोई भी आए? पाकिस्तान में लीडर्स बनने ही नहीं दिए गए पिछले 10-15 साल में। पाकिस्तान में बलदियाती इंतखाबात नहीं होने दिए गए जिससे गली मोहल्लों से नए लोग निकलते हैं, नया टैलेंट निकलता है, कोई गरीब का बच्चा भी आगे बढ़ जाता है। स्टूडेंट पॉलिटिक्स के ऊपर जिस तरह से पाबंदियां लगाई गई, पाकिस्तान में 15-20 साल से लीडर नहीं निकलने दिए गए, उससे पहले वाला माल चल रहा है। अब कोई इक्का दुक्का पीटीआई की वजह से कुछ लोगों को थोड़ी पॉपुलैरिटी मिली सोशल मीडिया पे, वो लीडर टाइप बन गए हैं, लेकिन वो जो एक थ्रू प्रॉपर चैनल नीचे से लीडर बन के आता है ना, वो लीडर बड़ा मुश्किल है। शायद अब ये जो पीटीआई पे बुरा वक्त आया ना, इसमें जो ऐसे लोग जो खड़े रहे, जो ओहदों की वजह से या दूसरे लालच की वजह से नहीं थे, अब पीटीआई के अंदर मेरे ख्याल से कोई नौजवान नई लीडरशिप उभर के आ सकती है आगे आने वाले ज़मानों में। लेकिन बनने नहीं दिया गया लीडर, जो हैं वही हैं मार्केट में, जो पहले से अवेलेबल माल चल रहा है 30 साल से वही चल रहा है। सही। और आपको लगता है पीटीआई की कोई लीडरशिप ऐसी है जो अभी तक अच्छे टाइम से लेके बुरे टाइम तक अभी तक खड़ी हो पीटीआई के लिए? मुझे तो ऐसा अब लगता है कि अच्छे टाइम वाली लॉट बिल्कुल अलग थी, वो मजे लेके साइड पे हो गए। अब बुरे टाइम पे कुछ चेहरे आए हैं, वो पता नहीं कहाँ से आए हैं उनका पीटीआई से क्या आपको भी पता ताल्लुक है है? कि मतलब पीटीआई के एक लीडर होते थे नौजवान फैसल जावेद, जो बड़ा जी। जोर से कहते थे पाकिस्तान, वो कहाँ है आजकल? कभी इक्का दुक्का कोई उनकी स्टेटमेंट, किसी आपने एहतजाज में मुजाहिरे में उनको देखा है? इसी तरह से असद उमर पीटीआई का बड़ा ही डिसेंट फेस होते थे, वो कहाँ है आज? पीटीआई की खवातीन रहनुमा देख लें जिस दौर में, बस आज जो पीटीआई के साथ खड़ा है और जो मुसलसल खड़ा है वो ही पीटीआई है। इससे पहले जो खड़ा था वो पीटीआई नहीं थी। अब जो पीटीआई बनेगी, अब इमरान खान अगर जेल से बाहर आते हैं और जब उनके पास सारे हालात सामने जाएंगे, फिर वो जो फैसले बाहर आने के बाद करेंगे, वो होगी पीटीआई। अभी तो वो नजरिया जरूरत के अली अमीन को बना दो क्योंकि ज्यादा बोलता है ये वो। यानी कि अभी ये सच है कि 2018 में जब खान साहब आए थे उनका क्लेम गलत था, वो तैयार नहीं थे, ऐसा ही है? अब जब आएंगे तो तैयार होंगे? बिल्कुल उनको जिस इंसान को मैं ये नहीं कह रही कि हर इंसान इंसान ही होता है ना, मैं हम ये कह देते हैं कि इमरान खान को तो बंदों की पहचान ही नहीं है। इमरान खान खुद इंसान है, उसको क्या ही पहचान, थोड़ी बहुत ही हो सकती है ना आपको। आप नहीं देख सकते कि दिल में क्या चल रहा है, किसी की नीयत क्या चल रही है। तो लेकिन गलतियां आपको उस्ताद बनाती हैं जिंदगी में। तो यानी कि गलतियां अब जो पीटीआई आएगी, अगर इंशाल्लाह चले, अगर आती भी है, जी। कुछ लोगों की तरफ से मैं लगा दिया जो पीटीआई सपोर्टर्स हैं, मेरी हम्म फैमिली में भी है कि हम्म, अगर अब पीटीआई आती है तो वो गोगी से पाक होगी, बुजदार से पाक होगी, बिल्कुल। और जो छोटे मोटे जो थे इस कश्ती में सुराख, उनसे पाक होगी। एटलीस्ट कोशिश वो यही करेगी क्योंकि अब बचा भी ऐसा ही माल है, असासा भी उनका यही बचा है। बुजदार कहाँ है आज जितनी बची तक? है बचा लो वो दुनिया है। बुजदार तो समझ ही नहीं आया कि वो गए कहाँ, गोगी तो वैसे ही फरार हो हाँ, गई थी, बुजदार तो उनके बचे आने थे का भी नहीं अल्लाह पता लगा वो बचा। आए कहाँ से थे। हाँ, वो आए कहाँ से थे, वो गए कहाँ है, किसी को कुछ नहीं पता। तो अब जो हाँ। पीटीआई आएगी वो वाकई एक मार खाई हुई जमात होगी। आपने देखा होगा पीपल्स पार्टी को भी
जो पीपल्स पार्टी हम्म, के मुख्तलिफ अदवार गुजरे हैं, आज जो वो हम्म, थोड़ी बहुत डेमोक्रेटिक पार्टी अपनी तरफ से लगती है, हम्म, तो उसकी रीजन मार खाना है, बार बार मार नून लीग ने भी बहुत हम्म। खाई है, लेकिन उन्होंने डेमोक्रेसी नहीं सीखी। आज वहां पर आज भी वन मैन शो ही है, या टू मैन हाँ, या स्ट्रीट वन पॉलिटिक्स वुमन नहीं शो है। है। सही बात है, नून लीग की स्ट्रीट पॉलिटिक्स बिल्कुल नहीं है। जी। सही। नीलम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत सी चीज़ों पे मैं एनलाइटन हुआ हूँ, और मुख्तलिफ टॉपिक्स को हमने कवर किया, और आपने इतना वक्त दिया। मैंने आपसे 5-10 मिनट, 15-20 मिनट कहे थे, हम्म। 1.25 घंटा ले लिया। आपके पेशेंस का बहुत शुक्रिया, आपका वक्त देने का बहुत शुक्रिया। आप हमारे पाकिस्तान के जर्नलिज्म सेक्टर का एक बहुत बड़ा सासा है, और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द आप भले यूके से करें, कोई पॉलिटिकल शो स्टार्ट ज़रूर करें। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू।